सो बच्चों नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। ठीक है। सो गॉसेस थ्योरम पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और वो है ये वाली चीज़। ये देखो, ये लिखी मैंने, एरिया वेक्टर। देखिए भी ऐसा है, फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें किसी भी सरफेस के एरिया को वेक्टर मानना पड़ेगा। ठीक है। वैसे तो एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है लेकिन किसी सरफेस के एरिया को हमें क्या मानना पड़ेगा, वेक्टर मानना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि यदि एरिया वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगी, डायरेक्शन होगी। दोनों चीज़ें होने वाली हैं ना, मैग्नीट्यूड भी होने वाला है, डायरेक्शन भी होने वाली है। सो जैसे आपके सामने फिगर है, हम एरिया वेक्टर के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है। सो एरिया वेक्टर जो है इसका सिंबल हम देंगे यहाँ ds वेक्टर। ये आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि यदि ये वेक्टर है तो फिर इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है। सो जैसे हम बोलते हैं कि वेक्टर कोई क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगी, डायरेक्शन होगी। सो यहाँ एरिया जो है, जैसे ये स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है ये, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है ये। सो ये है ds। ठीक है। सपोज करिए जो दिख रहा है सारा एरिया, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये ds है। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इसकी लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, है ना। यदि रेक्टेंगल है तो एरिया हो जाएगा l/b। तो जो जो भी एरिया होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड। ओके। ठीक है। और यदि स्क्वायर है तो आपको पता है, यदि साइड इसकी l है तो फिर एरिया हो जाएगा l स्क्वायर। तो फिर वो मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब बोलने का मतलब ये हो गया कितना एरिया, दैट इज मैग्नीट्यूड। और इसकी डायरेक्शन कौन देगा, इसकी डायरेक्शन देगा, ये रखना ध्यान आपने कि जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की ली जाती है वो उस सरफेस के नॉर्मल ली जाती है। जैसे ये प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे ऊपर की तरफ, ये देखो खींच दिया, तो ये होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो यदि ये वेक्टर ऐसे खींचा गया तो इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड होगा। तो वो मैंने बता दिया कि मैग्नीट्यूड एरिया का क्या होगा, कितना एरिया मतलब। ठीक है। जितना एरिया होगा वो यहाँ लिख देना। और डायरेक्शन इसकी कौन देगा, डायरेक्शन इसकी होती है उस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, बाहर की ओर ऐसे। और यदि सरफेस आपका क्लोज्ड है मान लो, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए डायरेक्शन आपने फिर उस पॉइंट पे नॉर्मल ही ड्रॉ करना है, नॉर्मल डायरेक्शन ही लेनी है लेकिन आउटवार्ड लेनी है। ठीक है, बाहर की ओर, आउटवार्ड्स, बाहर की ओर लेनी है। ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए। जैसे आपका क्यूबिकल शेप की कोई बॉडी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ, जैसे मान लो ये क्यूबिकल शेप की बॉडी है यहाँ पे। सो इस क्यूबिकल शेप की बॉडी के लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, हर फेस पे 6 फेसेज होते हैं क्यूब में, आपको पता ही है। तो जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दिया क्यूब, तो मुझे कौन बताएगा कि इसके यदि 6 फेसेस हैं तो इस फेस पे क्या होगी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की, क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है। ये रखें ध्यान थोड़ा। जैसे मैंने क्लोज सरफेस लिया, ये जो ऊपर दिख रहा है ये प्लेन सरफेस है, दिस इज ए प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस है। ठीक है जी। अब क्लोज्ड सरफेस पे जैसे ये आपका क्यूब मैंने ले लिया, क्यूब। ठीक है, जैसे इसमें 6 फेसेज होते हैं एज यू नो, तो इस फेस पे डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ नहीं आपने नॉर्मल ड्रॉ करना, ये नहीं होगी। समझे बात मेरी। तो ये रखना ध्यान कि उस सरफेस पे बाहर की तरफ ये होगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। एरिया वेक्टर को ds बोलते हैं, ds के ऊपर वेक्टर लगा देना है आपने, ds उसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर लगा दिया तो एरिया वेक्टर बन गया। किसी ने पूछा भाई इस सरफेस पे क्या होगी, इस सरफेस पे इधर को है तो अंदर की तरफ तो होगी नहीं, इधर को होगी। इस सरफेस से क्या होगी, इधर होगी। इस सरफेस से क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। समझे बात मेरी। बैक वाले पे अंदर की तरफ हो जाएगी और ये फ्रंट वाले पे मेरी ओर हो जाएगी। तो हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपने उस सरफेस के नॉर्मल लेनी है लेकिन बाहर की ओर लेनी है। इट इज़ टेकन, हाँ, नॉर्मल टू द सरफेस एंड बाहर की ओर, आउटवर्ड्स। और प्लेन सरफेस के सिंपल है, यदि सरफेस की थिकनेस ही नहीं है, जैसे ये प्लेन शीट है मान लो, तो फिर इस पॉइंट के ऊपर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पूछ ली किसी ने तो आपने वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। समझे बात मेरी। तो ये होने वाला है।
सो ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। कि भी एरिया वेक्टर में सिंपल है कि जो आपकी मैं बता रहा था कि एरिया वेक्टर है यदि, तो उसका मैग्नीट्यूड है और क्या है, डायरेक्शन है। तो यहाँ जो एरिया एरिया है, ये एरिया टोटल स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है, ठीक है, मान लेते हैं ds, ठीक है, मतलब वो कितना एरिया है, मैग्नीट्यूड में ds है। तो यदि उसको वेक्टर बनना है तो फिर उसकी डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन आपने इस यूनिट वेक्टर के द्वारा दी जा रही है जो इस सरफेस के नॉर्मल है। तो डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर। यहाँ यूनिट वेक्टर ले लो, एन कैप। कोई पूछे है किधर ये, तो उस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ऐसे, समझ गए बात। तो एरिया वेक्टर ये लिख दिया भाई, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये होता है सिंपली, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है आगे, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेसिकली वो क्या चीज़ है वो हम सीखेंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इसका जो सिंबल है वो लेते हैं फाई, ये रखें ध्यान, फिजिकल क्वांटिटी है नहीं आपके लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम लेता हूँ और उस डायग्राम के थ्रू मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। जैसे मैंने ये डायग्राम ले ली, मान लेते हैं ये वाली, ठीक है जी, ये डायग्राम आपको दिख रही है यहाँ पे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखेंगे क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली कोई एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है अभी यहाँ से, देखो लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यू नो दिस पैरेलल एरोज सिंपली रिप्रेजेंट व्हाट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एरिया रख दिया है, दिख रहा है सारा आपको, ये उल्टा सीधा एरिया रख दिया हमने यहाँ पे। तो मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप सीखेंगे होगा क्या। सो जितना भी एरिया इस फील्ड के अंदर रख दिया, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करेंगी, दिख रही हैं आपको, क्रॉस कर रही हैं लाइन, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, सारी लाइन जिसमें से क्रॉस कर रही हैं। सो इस एरिया का मैं एक, इस सारे एरिया, सरफेस एरिया टोटल मान लेते हैं ऐसा है, इसका स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ले लेता हूँ, मतलब इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ। जैसे ये मैंने अंडे की शेप में टुकड़ा ले लिया, देखो ये, ठीक है। तो इसके ऊपर ये है वो ds, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट बोल सकते हैं आप इसको, ये लिया मैंने ऐसे। तो इसके ऊपर आप नॉर्मल ड्रॉ करो पहले तो यदि मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ये, तो ये हो गया बच्चों ds वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर। मैंने ये बताया कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर एंड बाहर की ओर, ये देखो ये हो गया एरिया वेक्टर। इस एरिया एलिमेंट के ऊपर ये एरिया वेक्टर ड्रॉ हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को निकल रही है, देखो ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में क्या एंगल दिख रहा है आपको इस टाइम, थीटा, सपोज कर लेते हैं थीटा एंगल है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल मीनिंग होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस एरिया से नॉर्मल डायरेक्शन में क्रॉस हुई। तो नॉर्मल डायरेक्शन में इधर को, इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया से इधर को कितनी लाइंस क्रॉस होंगी, वो होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ds, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे ध्यान से, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेना पड़ेगा ds की तरफ, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट यदि ये E है तो इधर को इसका कंपोनेंट हो जाएगा EN बोल देते हैं उसको, वो हो जाएगा E cos थीटा, ठीक है। तो नॉर्मल डायरेक्शन में E का कंपोनेंट क्या हो गया, मतलब एरिया वेक्टर की दिशा में E का कंपोनेंट हो गया E cos थीटा, वो EN है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ds होगा, उसको d5 बोल देते हैं, वो हो जाएगा EN इंटू वो एरिया, ठीक है। इस तरफ हो गया EN और फिर इस तरफ जो एरिया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा, देखो आप EN की वैल्यू पुट कर देते हैं E cos थीटा इंटू ds, तो इसको ऐसे ले सकते हैं E ds cos थीटा। दिस मच फ्लक्स विल क्रॉस थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, दिस मच एरिया। तो ये बन गया, देखो d5 इज इक्वल टू हो गया ई डी, डॉट प्रोडक्ट आ गया E डॉट ds, ठीक है। और इस टोटल सरफेस से पूछ लिया तो इसको इंटीग्रेट कर दो भी, इंटीग्रेट कर देंगे तो इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या होने वाला है, ये होने वाला है। तो ये, तो इस टोटल सरफेस से जो फ्लक्स क्रॉस होगा, टोटल फ्लक्स जो एसोशिएट होगा इस टोटल सरफेस एरिया S के साथ, वो ये आ जाएगा। तो आ गया फाई इज इक्वल टू ये। और यदि यदि आपका सरफेस जो है क्लोज्ड है तो आपने यहाँ सर्कल लगा देना है,
तो इसको ये भी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज सिंपली, इसको पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस। इसको सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हम ई डॉट डी एल को क्या पढ़ते थे, इस बार लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे पाथ ए बी था तो लॉन्ग पाथ ए बी बोल देते थे बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे बोल रहा हूँ मैं, इसको पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस क्लोज्ड पाथ, तो इसको ऐसे लिखते हैं। सो ये होने वाला है अभी देखो, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये नहीं आपने भूलना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इंटायर सरफेस, मतलब इस टोटल सरफेस से कितना गुजरेगा फिर ये आ जाएगा। यदि ये सरफेस क्लोज्ड है तो आपने यहाँ सर्कल लगा देना। एक बार फिर बता देते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन में कितनी लाइंस गुजरी बस रखें ध्यान। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है तो आपने एरिया वेक्टर ड्रॉ करना, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट देखना कौन सा आ गया। कौन सा कंपोनेंट आ गया दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ही आ गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया ई और डी एस का। इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी एस जो है वो एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो इसका यूनिट पूछ लेते हैं, यदि कोई फाई का यूनिट पूछ ले आपसे एसआई में तो यहाँ से ले लो आप यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और यदि यहीं से आपको पूछ ले कि डायमेंशनल फार्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ले लेंगे ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, और आगे डी एस आ गया। तो इसका एम एल क्या हो जाएगा बोलो, एम एल टी माइनस टू, फोर्स का एरिया का आ जाएगा एल स्क्वायर, क्यू का आ जाएगा 80, ठीक है। सो ये यहाँ से इसको आप यदि कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, एम एल क्यूब टी माइनस 3 पर एम्पियर, ये आने वाला है। एल स्क्वायर है ना, यहाँ पे 1 है तो एल की पावर 3 हो गया, टी माइनस 2 ऊपर जाके माइनस 1 और आ गया -3, और ये पर एम्पियर। सो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। सो भाई ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो यदि आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जैसे अभी जो मैंने आपको समझाया उसको ऐसे पकड़ लो आप, देखो ये पकड़ लेना है आपने, ठीक है। जो अभी कराया इसको आपने पकड़ लेना है। ये देखिए जैसे किसी ने बोला भी ये है, मान लो जैसे अभी समझा रहा था मैं, तो ये देख लेते हैं। जैसे ये किसी ने बोला ये है कोई सरफेस एरिया आपके पास सर्कुलर शेप में है, तो यदि मैं यहीं पर इसका छोटा सा हिस्सा ले लूँ, जो मैंने ये ले लिया, ये ले लेते हैं, देखिए ये आ गया छोटा सा हिस्सा, ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो भी मैंने समझाया आपको, कि मुझे एक चीज़ बताइए कि ठीक है ये टोटल सरफेस एरिया जो है ये वाला, ये टोटल एस है मान लो, है छोटा सा इसका हिस्सा एलिमेंट्री एरिया डी एस है। सो इसके ऊपर यदि मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँगा तो कहाँ जाएगा एरिया वेक्टर, आप बताओ मेरे को। एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, ये आ गया एरिया वेक्टर, देखो ये आ गया एरिया वेक्टर, ठीक है। और मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से ऐसे पियर्स कर रही है, देखो ऐसे पेनिट्रेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज कर लेते हैं ऐसे आ रही है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये ले लेते हैं ऐसे समझाने के लिए आपको सिंपल। तो मुझे कौन बताने जा रहा है कि इस तरफ को तो एरिया वेक्टर हो गया अब, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक है। सो मुझे एक चीज़ बताइए आप, कि मान लेते हैं एंगल जो है वो थीटा है, ये एंगल थीटा है सपोज। सो अब मैंने जब भी आपको सिखाया, वो क्या सिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट में ब्रेक कर देना है आपने। तो ई का इस एरिया वेक्टर की लाइन पे कौन सा कंपोनेंट होगा बोलो, ई cos थीटा होगा। बस हो गया, ये एलिमेंट्री एरिया कितना है, डी एस है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना गुजरेगा इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट्री एरिया से, डी फाई। ये समझा रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ई cos थीटा, और ये एरिया टोटल, और ये है डी एस, ये बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से वही जो समझाया मैंने अभी, तो बन गया आपके पास ई डी एस cos थीटा। तो ई डी एस cos थीटा मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस इज एरिया वेक्टर। तो ये बता रहा था आपको, ठीक है। सो ये होने वाला है अभी, ठीक है। सो यदि आपकी फ्लक्स स्मॉल एलिमेंट्री है, टोटल सरफेस से निकालना है, तो मैंने बोला इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, सरफेस क्लोज्ड है यहाँ सर्कल लगा दीजिए, ये बोल रहा था मैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर। तो इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड क्लोज पाथ, दैट इज सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज पाथ। ठीक है जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं कि यदि आपको एरिया वेक्टर पता लग गया,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता लग गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ फिर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली हुआ कितनी, कोई एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मल डायरेक्शन में क्रॉस हुई। ये 10 हो गई तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 10 है, साथ में यूनिट लिख देंगे। 100 हो गई, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 100 है, साथ में यूनिट लिख देंगे। ठीक है, सो ये होने वाला है अभी। सो यदि हम आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे कि फिर गॉसेस ने अपनी थ्योरम दे दी, उसको बोलते हैं गॉसेस थ्योरम। ठीक है, गॉसेस थ्योरम। सो गॉसेस थ्योरम ये होती है कि सिंपली आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू क्लोज सरफेस, वो मैंने बताया ई डॉट डी एस होता है, ऐसे लिखते हैं। तो गॉसेस ने बोला कि जैसे वो क्लोज सरफेस था, कोई मान लो स्फेरिकल शेप थी, ऐसे कोई स्फीयर था, इसके सेंटर पे चार्ज था क्यू। तो क्वेश्चन ये है कि इस क्लोज्ड सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज करा है क्यू। तो 1/ε0 टाइम्स क्यू होता है फ्लक्स, ये है बोलने का मतलब। ठीक है, ये पाया गया है, तो ये गॉसेस लॉ आपका। तो सिंपली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू क्लोज सरफेस वो क्या हो जाएगा, 1/ε0 टाइम्स दी चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो बोलिए स्टेटमेंट इसकी, व्हाट इज दिस रेड डैश, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, कैसे पढ़ेंगे आगे को बोलो, 1/ε0, आगे गुना है, गुना मीन्स टाइम्स, टाइम्स दी चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। क्यू जो है वो चार्ज एनक्लोज्ड है, जो सरफेस ने चार्ज एनक्लोज करा है, तो वो चार्ज आपने यहाँ लिख देना है। जैसे कोई सरफेस है, मान ले इसने इतने सारे चार्जेज एनक्लोज करे हैं 2Q माइनस 7Q, तो कितना आ जाएगा नेट चार्ज देखना फिर आपने अंदर, ये सरफेस भी क्लोज्ड है सपोज, तो नेट चार्ज अंदर बताइए कितना हो जाएगा। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो आ जाएगा -3 + 2 - 7 और इंटू क्यू आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखिए, -10, ये आ जाएगा -10 में से 2 और -8Q। तो फिर आपने इस क्यू की जगह -8Q लिख देना यहाँ पे, और क्या है, जितना भी नेट चार्ज जो उस सरफेस ने एनक्लोज करा होगा, यदि क्यू करा है तो क्यू लिखिए, यदि कुछ और करा है तो और लिख दीजिए। ठीक है, सो फिर अब हम इसका ले लेंगे प्रूफ। यदि गॉसेस थ्योरम है तो फिर इसका प्रूफ ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रूफ इसका बड़ा सिंपल सा है। इससे पहले आपको एक चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि भी गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉसियन सरफेस गॉस के नाम पे ही है, तो ये सीखेंगे। पहले तो हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय दिस गॉसियन सरफेस। सो यदि गॉसियन सरफेस आपका एक ऐसा सरफेस है, सिंपली लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज क्यू है और इसके सराउंडिंग में मैं एक स्फीयर ले लेता हूँ। ठीक है जी, ये ले लेते हैं एक स्फीयर, ये ले लिया। देखिए अब मुझे एक बताओ कि यदि इस स्फीयर के सेंटर पे बैठा है ये कौन, पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज स्फीयर के सेंटर पे है, तो मुझे ये बताइए कि यदि मैं डिस्टेंस r इस स्फीयर से चलता हूँ इस तरफ, फिर मैं इस तरफ जाता हूँ, इस तरफ जाता हूँ, ठीक है जी, फिर मैं इस तरफ जाता हूँ जी, मैं इस तरफ जाता हूँ, ऐसे ही मतलब बराबर डिस्टेंस पे यदि मैं r डिस्टेंस स्फीयर r डिस्टेंस इस चार्ज से जाता हूँ, तो ये जितने भी पॉइंट्स तक मैं पहुँचा यहाँ, ये पॉइंट्स इस पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँगा तो एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, और उस स्फीयर के सेंटर पे होगा ये पॉइंट चार्ज फिर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट P पे जो डिस्टेंस r पे है। तो आपको पता ही है ये होती है Q/r², ये होती है ना। सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, ये लिख देता हूँ मैं E, और इस पॉइंट पे कितनी होगी, तो ये भी तो डिस्टेंस r पे ही है, E होगी। तो ये भी तो डिस्टेंस r पे ही है, E होगी। ये भी तो E होगी। ये यहाँ कोई और पॉइंट होगा मान लो ऐसे, तो यहाँ भी E होगी। यहाँ कोई और पॉइंट होगा इधर को E लो, यहाँ भी तो E होगी। क्यों? बिकॉज ये डिस्टेंस सेम रह रही है। ठीक है, सो बोलने का ये मत, गॉसियन सरफेस इस स्फीयर को फिर बोलेंगे गॉसियन सरफेस। सो दिस स्फीयर इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, GS बोल देते हैं। तो गॉसियन सरफेस एक सिमेट्रिक सरफेस है उस चार्ज के चारों ओर। तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितने भी पॉइंट्स होंगे इस सरफेस पे
वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। सो यदि पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में एक स्फीयर ड्रॉ जाए तो स्फीयर के सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो ऐसे सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से जो गॉसियन सरफेस की शेप होती है वो कैसी होती है, वो एक स्फेरिकल शेप होती है, एक स्फीयर होता है। ठीक है। तो ये स्फीयर के सराउंडिंग में जितने भी ये सरफेस पे पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारा जो सरफेस दिखेगा, मतलब स्फीयर का जो सरफेस होगा दैट विल बी, कौन सा सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस। ठीक है। ये स्फीयर का जो सरफेस होगा वो कौन सा सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस। ठीक है। स्फीयर का सरफेस क्या होगा, गॉसियन सरफेस। सो ये होने वाला है। तो गॉसियन सरफेस का आइडिया आपको हो गया। तो जैसे मैं आपसे कुछ और पूछ लेता हूँ कि यदि पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, तो उसकी वजह से तो गॉसियन सरफेस की जो शेप है वो आपको मिल गई कैसी, स्फेरिकल, स्फीयर मिल गया, मतलब उसके चारों ओर। अच्छा, यदि आपका लाइन चार्ज होगा तो कैसी शेप होने वाली है बताओ। मान लो ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है यूनिफॉर्मली, है ना। तो उसमें आपको बताइए इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, कितना चार्ज है मान लो क्यू, और इसकी लाइन की लेंथ लेते हैं एल। तो अब कौन बताएगा कि ये इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है इस लाइन की, दैट इज सिंपली यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मुझे कोई बताएगा कि इसकी सराउंडिंग में ऐसा कैसा सरफेस में ड्रॉ करूँ कि उसके हर पॉइंट के ऊपर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो। तो दैट सरफेस विल बी सिलिंड्रिकल। कैसा होने वाला है, सिलिंड्रिकल सरफेस होने वाला है भाई। ठीक है। सो ऐसा कुछ होने वाला है, देखो ये देखो। ठीक है। सो सिलिंड्रिकल होने वाला है। क्यों होने वाला है सिलिंड्रिकल बताइए। क्योंकि जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये जो चार्ज है इस लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर क्यू चार्ज है सपोज। ठीक है। चलो इसको मैं बड़ा सा ड्रॉ करता हूँ सिलेंडर, ये ले लेते हैं। सो ऐसे लेते हैं बड़ा सा, इसको कर देते हैं इधर बीच में। ठीक है जी। सो ये देखिए अब आप बड़े ध्यान से, ये होने वाला है। ये देखिए, अब लाइन के ऊपर यदि चार्ज है तो क्या होने वाला है, जितने भी आप क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन चलती हैं वो कैसे चलती हैं, बाहर की तरफ चलती हैं ना। तो लाइन के ऊपर चार्ज है, तो यदि मेरे से कोई इधर पूछ ले कि जी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, हम बोलेंगे जी ये डिस्टेंस आर पे पड़ेगा, मतलब जो इस सिलेंडर का रेडियस होगा डिस्टेंस आर के ऊपर पड़ेगा ये पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ यदि ई है, तो यदि कोई पूछ ले जी यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट पे क्या होगी, क्यू पे, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ही होगी। और डायरेक्शन उसकी क्या होगी, चार्ज से अभी होती है, दे आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर। अच्छा, दूसरी तरफ पूछ ले कोई यहाँ, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को अभी हो जाएगी, इस पॉइंट पे पूछ ले ऐसे हो जाएगी, इस पॉइंट पे पूछ ले अभी हो जाएगी। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि ये आपका क्या है, इसके सराउंडिंग में एक सिलेंडर है, इस लाइन के जो सिलेंडर की जो एक्सिस है वो लाइन है, जिस लाइन के ऊपर चार्ज है क्यू, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि यदि ऐसा है तो फिर ये जो सिलेंडर के सरफेस के ऊपर, जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है उसके ऊपर क्या होगा भाई, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। ये जो मैंने बताया इधर सेम होने वाली है, सेम होने वाली है। ठीक है। सो बोलने का मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी यहाँ पे वो निकलेगी रेडियली आउटवर्ड। इस पॉइंट पे पूछेंगे तो ऐसे, इस पॉइंट पे पूछेंगे तो ऐसे, इस पॉइंट पे पूछेंगे तो ऐसे।
मतलब ये हो गया कि जो सर्कुलर कैप्स हैं सिलेंडर की, इसके क्या होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगी सर्कुलर कैप के, इसके भी पैरेलल होगी। लेकिन जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, उसके क्या होगी, वो इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और वो जितने भी कर्व्ड सरफेस पे पॉइंट पड़ेंगे वो इस लाइन चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे होंगे। तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, हर पॉइंट पे सेम रहेगी। इसका मतलब एक लाइन चार्ज के सराउंडिंग में जो गॉसियन सरफेस की शेप होती है वो क्या होती है, बोलो, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ गॉसियन सरफेस होगा, और उस सिलेंडर की जो एक्सिस होगी वो एक्सिस बन जाएगी वो लाइन चार्ज। समझ गए? तो इसका मतलब एक पॉइंट चार्ज की वजह से शेप होती है गॉसियन सरफेस की कैसी, स्फेरिकल, और एक लाइन चार्ज की वजह से कैसी बताई मैंने, सिलेंड्रिकल। ये बोलना है आपने बिल्कुल। ठीक है, तो ये था आपका कि अब गॉसियस थ्योरम कर रहे थे हम। तो ये गॉसियस थ्योरम से पहले गॉसियन सरफेस समझना बहुत ज़रूरी है अभी, है ना। गॉसियस थ्योरम हम बोल रहे थे कि जो क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा या क्रॉस करेगा या उस सरफेस से लिंक्ड होगा या उस सरफेस से एसोसिएट होगा, वो होगा 1/ε0 टाइम्स क्यू। ये रखें ध्यान आप। ठीक है, प्रूफ लेते हैं इसका। देखिए प्रूफ तो बिल्कुल सिंपल है इसका, नया कुछ नहीं करेंगे इसमें। यदि मेरे पास जैसे ये आपका सरफेस है, ये मान लेते हैं, पहले तो मैं पॉइंट चार्ज ले लूँगा एक। ठीक है जी। यदि मैं यहाँ पॉइंट चार्ज लेता हूँ तो ये मेरा पॉइंट चार्ज आ गया क्यू। अब इसके सराउंडिंग में वही मैं गॉसियन सरफेस जो मैंने आपको भी समझाया वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है जी। ये ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ये आ गया, देखो ये आ गया। यदि मैं इसके सेंटर पे ये ले लेता हूँ क्यू, ठीक है, तो मैंने बताया था आपको अभी कि इसके डिस्टेंस आर पे, ये देखो डिस्टेंस आर पे ये होने वाला है। ठीक है, ये देखो ये है यहाँ को पॉइंट पी, डिस्टेंस आर पे है, और ओ से पी की तरफ एक यूनिट वेक्टर है जो ऐसे डायरेक्टेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन इज कि इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या होगी, वो आपको पता ही है। ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन वट आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी उसकी, मैंने बताया डायरेक्शन जब भी देनी तो वहाँ पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लो, तो पॉजिटिव की वजह से इस तरफ ही जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड हो गई बाहर की ओर। वैसे भी पॉजिटिव क्यू से आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइन जब भी चलती हैं ना, रेडियली आउटवर्ड होगी, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे ही हो गई। ठीक है जी। अब मैंने बताया कि गॉसियन सरफेस आपको दिख रहा है, दिस इज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस यदि दिख रहा है आपको, तो गॉसियन सरफेस पे यदि गॉसियन थ्योरम लगानी है तो छोटा सा एक एलिमेंट्री एरिया यहाँ लेना पड़ेगा। तो मैंने एक एलिमेंट्री एरिया ये ले लिया, देखो ये है इस स्फीयर का छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ds। तो मैंने बताया था कि ds के ऊपर यदि मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो नॉर्मल इस दिशा में ही जाएगा, तो वो हो गया एरिया वेक्टर। पॉइंट P के सराउंडिंग में, पॉइंट P के अराउंड एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया लेना पड़ेगा। गॉसियन थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड बोलती है ऐसा, ले लिया। तो अब क्वेश्चन है कि उस पे दिस इज एरिया, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी उस पॉइंट P पे, तो इसका मतलब नॉर्मल होगी बाहर की तरफ, बताइए मैंने हमेशा ये। तो E और ds इसमें एक ही लाइन पे चले गए ना, और E की डायरेक्शन ये यूनिट वेक्टर दे रहा है। तो मुझे बताओ स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ds जो मैंने यहाँ लिया, ये ds, इसमें से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो वो बोलेंगे कि फ्लक्स हो जाएगा d5। दिस इज electric flux through small elementary area ds, that is simply E dot ds। ये बताया आपको। ये हो जाएगा आपके पास ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, और ई और डी एस एक ही डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा कॉस 0। ठीक है,
ये चलो पहले ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ ई, ये लिखिए इक्वेशन 1 से। सो ये मैग्नीट्यूड हो गया और इसकी डायरेक्शन कौन दे रहा है, आर कैप। आर कैप जो है इट इज़ डायरेक्टेड अलोंग इंक्रीजिंग आर, और यू कैन से अलोंग ओ पी, ओ से पी की तरफ, ये यूनिट वेक्टर है। तो ये लिखी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड हो गया ना यहाँ तक, और आगे आर कैप इसकी डायरेक्शन दे रहा है, और डायरेक्शन ओ से पी की तरफ है, तो ओ से पी की तरफ यूनिट वेक्टर आर कैप है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप डॉट डी एस। ठीक है जी, और यदि मैं इसको आगे करूँ तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, और ये डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा है, और ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, डी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा डी एस, और इन दोनों में एंगल क्या है, आर कैप और डी एस वैक्टर एक ही लाइन पे हैं, तो एंगल कितना डिग्री हो गया 0 डिग्री। ठीक है जी। सो यहाँ से आपका ये आने वाला, देखो दिस मच फ्लक्स विल क्रॉस थ्रू स्मॉल एलिमेंट्री एरिया डी एस, ये आ जाएगा। सो ये आ जाएगा, देखो डी फाई इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, बिकॉज कॉस 0 1 होता है और आगे डी एस ही आएगा। तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल क्रॉस थ्रू दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस। अब क्वेश्चन है, ये स्फीयर इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को बना होगा, ऐसे 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 बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो जब मैं सबको, हाँ सबके क्रॉस, हाँ तो छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिला के बनाया, तो फिर टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा थ्रू होल गॉसियन सरफेस या थ्रू होल स्फीयर हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल स्फीयर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इसके हर पॉइंट के ऊपर बताई थी मैंने, बाहर आ जाएगी, तो यहाँ आपका ये लग जाएगा, ये लो सरफेस है, तो ये इंटीग्रल आ गया। ठीक है, सो यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा फाई, तो फाई इज इक्वल टू बोलो कितना आया आप। सो यहाँ से आपके पास ये आने वाला है, क्योंकि ये छोटे छोटे डी एस जब जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा टोटल, ये मतलब सरफेस एरिया बन जाएगा इस पूरे सफियर का, और ये बन जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सफियर। ठीक है, तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है, यदि इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर लिख दो, हो गया। तो कितना आने वाला है, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द आंसर। इसकी जगह लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर इसकी जगह, बिकॉज दिस इज सरफेस एरिया ऑफ सफियर। सो यहाँ जाएगा फाई इज इक्वल टू, काटो इसको, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्यू 1/एप्सिलॉन नॉट, और आगे बचा क्यू, और ये प्रूव करना है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉसियस थ्योरम कि टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है जी। सो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि आपको गॉसियस थ्योरम लगा के आपको प्रूव करना है, डिड्यूस करना है किसको, कूलम्स लॉ को, तो हम कैसे करेंगे, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाय यूजिंग गॉसियस थ्योरम हाउ विल यू डिड्यूस कूलम्स लॉ। ठीक है जी। सो चलते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, सो ये था मेरा गॉसियन सरफेस, ये वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें बाय यूजिंग गॉसियस थ्योरम डिड्यूस कूलम्स लॉ, ये है क्वेश्चन, डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसियस थ्योरम। तो ये है डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसियस थ्योरम। तो कैसे करेंगे, कूलम्स लॉ को रिड्यूस करना है गॉसियस थ्योरम से, तो देखो सिंपल है, आपने वही सिंपली कंसिडर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ठीक है, सो ड्रॉ a Gaussian surface around it that will be a sphere. Okay, and let r be the distance of point P on the surface of the sphere. ठीक है, सो वही जो आपका, जो पहले हमने सपोज करा कि पॉइंट P के अराउंड आपने एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ले लेना है ds।
ठीक है। और फिर यहाँ पे आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ले लिया हमने, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी ऐसे होगी, ठीक है। अब पॉइंट पी पे आपने गॉसेस थ्योरम लगानी है। पॉइंट पी पे स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ds ले लिया, तो ds वेक्टर जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन में बाहर की तरफ हो गया। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की पता करनी है तो +1 मानेंगे, +1 इस तरफ ही जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 0 हो गया, एक लाइन पे चले गए दोनों, ठीक है जी। और फिर मैं आपसे ये पूछूं कि पॉइंट पी पे, ठीक है, आपके पास ds एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है, लिख दिया यहाँ स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, एरिया एलिमेंट कुछ भी लिख दो इसको, ठीक है जी। और यदि मैं ds के ऊपर वेक्टर लगा दूं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ये बता दी, तो ये फिर एरिया वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। और फिर गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर और पॉइंट पी के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सेम है, सो व्हाट इज दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस, ठीक है जी, एट एवरी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब आपको पता है कि ई और डी एस हैं, तो अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, तो गॉसियस थ्योरम लिख दो फटाफट, जो अभी बताई थी उसमें लिख दो पूरी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। दिस इज सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस दैट इज 1/ε0 टाइम्स क्यू, ये होती है। अब देखो यहाँ इस फिगर में ई और डी एस में क्या एंगल है, वो तो एक लाइन पे है, तो इसको ओपन करिए, ई डी एस कॉस 0, ई और डी एस में एंगल 0 है, सो 1/ε0 टाइम्स क्यू, ठीक है जी। अब ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे क्या है, सेम है, कांस्टेंट है यहाँ गॉसियन सरफेस के ऊपर, तो ई बाहर आ जाएगा, तो ये बचा डी एस कॉस 0 1 होता है, तो ये आ गया q/1 q/ε0 भी लिख सकते हो। तो ये छोटे छोटे डी एस जुड़ जाएंगे तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा स्फीयर का, छोटे छोटे डी एस जुड़ेंगे तो दिस विल बी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई, रेडियस r है r², ठीक है जी। सो ये होने वाला है इसमें, सो ये आ गया q/ε0, ठीक है। तो इससे आगे आ जाएगा ई, निकाल लो यहाँ से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r², मतलब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पॉइंट पी पे निकाल दी। अब आप कूलम सॉल्व लगाने हैं तो 2 चार्ज चाहिए ना, तो फिर आपको यहाँ पे Q0 रखना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क है। यहाँ पॉइंट पी पे यदि मैं Q0 रख दूंगा, अब एक टेस्ट चार्ज Q0 रख दूंगा, तो उसको फोर्स कितना लगना है इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, Q0 ही, ये फोर्स लगना है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट पॉइंट P विल बी दिस मच। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ई की वैल्यू आपने यहाँ गॉसियस थ्योरम से निकाल ली, वैसे आपको पता थी, लेकिन यहाँ गॉसियस थ्योरम का यूज़ करके आपने निकालनी है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी होगी, तो ये निकाली मैंने गॉसियस थ्योरम का, हाँ गॉसियस थ्योरम को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब इसी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सो 1/4πε0 q/0/r², इक्वेशन 1 का यहाँ यूज़ किया तो फोर्स इतना आ गया, तो दिस इज़ द वैल्यू विच इज़ कूलम्स लॉ, तो ऐसे करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस थ्योरम, ठीक है। तो एप्लीकेशन में जो मेन चीज़ें हैं वो हैं सिंपली जो पहला केस आएगा वो ध्यान से सुनेंगे आपकी, एक लाइन के ऊपर चार्ज होगा, इनफाइनाइट लाइन है सपोज, जैसे इसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो ज़्यादा है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से हम बाय यूजिंग गॉसियस थ्योरम किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। दूसरा हम करेंगे ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो एक प्लेन शीट होगी आपके पास, जैसे ये है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी शीट है, ये इनफाइनाइट का मतलब है इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है क्यू, तो किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग गॉसियस थ्योरम, यहाँ भी निकालेंगे किसी पॉइंट पी पे ड्यू टू दिस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो इसकी वजह से पॉइंट पी पे डिस्टेंस आर पे होगा, सपोज ये भी डिस्टेंस आर पे होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तीसरे केस में फिर आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एक थिन स्फेरिकल शेल है कंडक्टिंग,
तो उसके सरफेस के ऊपर चार्ज, यदि कंडक्टर में चार्ज सरफेस पे होता है, आपको पता है, रेडियस ले लेंगे इसका आर, यहाँ निकालेंगे बाहर आउटसाइड पॉइंट पे, सरफेस पे ले आएंगे, फिर पॉइंट को फिर अंदर चले जाएंगे। तो इस थिन चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से 3 पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाएगी बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम। एंड लास्ट केस इज यही है, लेकिन ये सॉलिड स्फीयर है। ये यदि हॉलो स्फीयर था, ये सॉलिड था। सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। यहाँ सिग्मा की बात होगी, यहाँ भी सिग्मा की बात होगी, यहाँ लैम्डा की बात होगी। लैम्डा होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये रो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी। यहाँ होगी बात, सॉरी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी, यहाँ भी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी। वो होती है कितना चार्ज बटे यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, मतलब यूनिट एरिया यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, वो होता है लैम्डा। यहाँ सेम हो गया। और यहाँ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा सॉलिड स्फीयर के केस में। थिन स्फेरिकल शेल में चार्ज सरफेस पे होगा, अंदर नहीं होगा। इसमें हर जगह होगा, अंदर बाहर हर जगह होगा, ठीक है। सो इसमें आएगा फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड डिनोटेड बाय रो। सो इसमें भी वैसे ही सेंटर से चलेंगे, आउटसाइड पॉइंट पे निकालेंगे, फिर सरफेस पे आ जाएंगे, फिर ये पॉइंट उठ के जो है, ये जो पॉइंट है उठ के फिर ये सेंटर पे आ जाएगा, सॉरी अंदर आ जाएगा, किसी यहाँ जैसे आ जाएगा, यहाँ जैसे। तो 3 पॉइंट में निकालेंगे। तो ये काम करने वाले हैं, ये है इनके एप्लीकेशन में, है ना। एक सिंपली इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन शीट, देन ये थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, और यू कैन से होलो स्फीयर हैविंग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा सॉलिड स्फीयर लास्ट में। तो ये 4 काम करने वाले हैं हम। सो शुरू करते हैं। पहला है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक ऐसे लिख देते हैं, फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट ए पॉइंट जो डिस्टेंस आर पे होगा ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज मतलब एक लाइन के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिफॉर्मली, और उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो ये बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम ये करने वाले हैं हम। तो यहाँ देख लेते हैं फिगर, आपका यहाँ से ले आता हूँ मैं यहाँ पे। सो यदि मेरा फिगर ये है तो फिर इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये आ गया देखो। सो ये होने वाला है, देखो ये, ठीक है जी। तो इसको समझेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसमें। ये है वो आपकी लाइन चार्ज, ये इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, और इसको भी चार्ज क्यू सपोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये लंबाई बहुत ज़्यादा है, इधर कोई एक्सटेंड है, ये चार्ज क्यू सपोज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा है इस लाइन पे, ठीक है। क्वेश्चन इज, बड़े ध्यान से सुनेंगे, यदि ऐसा है कुछ, तो मैं पहले भी समझा दिया आपको कि इसके सराउंडिंग में जो गॉसियन सरफेस ढूंढना है आपने पहले, तो गॉसियन सरफेस इसमें सिलेंडरिकल शेप का होगा, बिकॉज इसमें क्लोज्ड सरफेस सिलेंड्रिकल बनेगा, और जो उस सिलेंडर की एक्सिस होगी वो खुद ये लाइन बन जाएगी ये। तो ये सिलेंडर आपको दिख रहा है, देखो ये, ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से देखेंगे कि एट डिस्टेंस आर कोई पॉइंट है, जैसे ये लिया मैंने, ये किसी प्लेन में है मान लो, है ना, और वो प्लेन राइट एंगल्स पे है इस लाइन चार्ज पे के साथ, वो राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। तो उस प्लेन में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस प्लेन में कोई पॉइंट पी है, वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, उस प्लेन में जितने पॉइंट्स होंगे उन पे सेम होगी, और वो डायरेक्टेड होगी बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ ले लिया को पॉइंट पी, है ना, ये पॉइंट पी उस प्लेन का हिस्सा है जो इस लाइन चार्ज के राइट एंगल पे है, ठीक है। तो उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, यहाँ पे होगी ऐसे। यहाँ ले लिया तो क्या फिर अबे होगी ऐसे, यहाँ ले लिया फिर अबे होगी, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अबे होती है, आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक लाइन उससे अबे चलती हैं, समझने की बात। सो ये होने वाला है। और अब आपको मैंने बताया था कि गॉसियन सरफेस, जो इसके सराउंडिंग में सरफेस आएगा, जिस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, वो आएगा सिलेंड्रिकल, और वो कर्व्ड सरफेस आएगा सिलेंडर का। ये कर्व्ड सरफेस ये वाला सारा, है ना, राउंड है, नहीं आपको पता है, तो कर्व्ड सरफेस आ जाएगा।
जो कर्व सरफेस आएगा सिलेंडर, कर्व सरफेस जो होगा सिलेंडर का, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स पे इस चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। ठीक है, यही गॉसियन सरफेस होता है, आपको पता ही है। सो इसमें एक और चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो उस कर्व सरफेस पे हमेशा क्या होगी, जितने भी पॉइंट्स होंगे कर्व सरफेस पे, उन पॉइंट्स से वो कैसे निकलेंगी, इलेक्ट्रिक लाइन निकलेंगी बाहर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जैसे मैंने बताया आपको ये, है ना। जैसे यहाँ से निकल रही हैं तो ये चली, ये चली, ये चली, ये चली, ये चारों तरफ निकलेंगी ना इलेक्ट्रिक लाइंस, है ना। और आप सोचो ज़रा, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन जा रही हैं ये कर्व्ड सरफेस को टच करती हुई निकल रही है, इसका मतलब कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है। सो और इसको बड़े ध्यान से यदि आप देखें तो ये जो सर्कुलर कैप्स हैं, सर्कुलर कैप्स के क्या होंगी, ये दिख रहा है पैरेलल हो जाएंगे, देखो पैरेलल, यहाँ भी देखो पैरेलल। जो आपकी ये क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का, इसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये पैरेलल होगी इस क्रॉस सेक्शन के, इस क्रॉस सेक्शन के भी पैरेलल होगी। ठीक है, लेकिन ये परपेंडिकुलर किसके होगी, कर्व्ड सरफेस के। जो कर्व्ड सरफेस दिख रहा है सिलेंडर का, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होगी, नॉर्मल डायरेक्शन में होगी, मतलब उस कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। बोलने का मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस से पास होगा सिलेंडर के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास ओनली थ्रू द कर्व्ड सरफेस, नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास थ्रू दी सर्कुलर कैप्स ऑफ सिलेंडर। ये वाला ऐसे भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ कोई पॉइंट होगा, ध्यान सुनेंगे आप। एक तो मैंने ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होगा वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया से, कर्व्ड सरफेस से होगा सिलेंडर के। नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, यू कैन से थ्रू दीज सर्कुलर कैप्स। ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए कि यदि इसको मैथमेटिकली भी देख लो तो भी ये देखो होने वाला है सिंपल, मैथमेटिकली भी। अब इसको देखना है गॉसियन थ्योरम लगा के, तो ऐसे देख लेते हैं। देखो ये देखो, अब यहाँ ऐसे समझ लो कि गॉसियन सरफेस यहाँ सिलेंड्रिकल है और जो सिलेंडर की एक्सिस है उसके ऊपर लाइन चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ गॉसियन सरफेस इज बॉन्डेड बाई थ्री सरफेसेज, ऐसे समझ लो इट इज़ बॉन्डेड बाई थ्री सरफेसेस। अब देखो ये तीन सरफेस क्या है, मतलब बोलेंगे बोले गॉसियन थ्योरम में यदि आप लगाएंगे तो आपको एक क्लोज सरफेस लेना पड़ता है, ऐसे ई डॉट डी एस, ऐसे करते हैं ना। अब ये जो सर्कल है बेसिकली ये तीन हिस्सों में टूटा हुआ है, जिसमें एक पार्ट पहला ये ऊपर वाला आ गया, ये देखो ये ऊपर वाला ऊपर क्या होता है, सर्कल होता है सिलेंडर के ऊपर, वो पहला आ गया। अगर नीचे दूसरा वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आ गया, पहले ऊपर वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नीचे वाला, और तीसरा हो गया कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर, ये कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। सो दिस क्लोज्ड सरफेस in this case is bounded by three surfaces. Surface 1 that is circular cross section, surface 2 again circular cross section, ठीक है, and surface 3 is curved surface of cylinder। सो ये आ गया। सो फिर आपने EDS तीन बार लिख देना यहाँ, तीन बार तोड़ के, समझ रहे बात मेरी। और फिर इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। और एक और चीज़ बड़े ध्यान से सुनेंगे कि मैंने आपको बताया कि कर्व्ड सरफेस से ही इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस होंगी, मतलब फ्लक्स जो एसोसिएट होगा वो कर्व्ड सरफेस से ही होगा सिलेंडर के, फ्लक्स जो लिंक्ड होगा वो कर्व्ड सरफेस से ही होगा। नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास थ्रू दीज सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस। वैसे भी दिख रहा है इलेक्ट्रिक लाइन फ्लक्स होता क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक लाइन गुजर रही है, तो नॉर्मल डायरेक्शन में यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन कर्व्ड सरफेस से गुजरेंगी दोनों तरफ, है ना। इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव चार्ज से अभी चलती हैं तो भैया ऐसे गुजरेंगी, ऐसे गुजरेंगी दोनों तरफ। ठीक है, अब ये सर्कुलर है तो आपको पता है वो कर्व्ड है, तो कर्व्ड की क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। ठीक है। सो बोलने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि यदि मेरे को ये पता लगे कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स गुजरना है, इन दोनों से नहीं गुजरना है, और मैथमेटिकली भी ये चीज़ ठीक है, जब भी ई और डी एस में एंगल जीरो होता है ना एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब भी फ्लक्स गुजरेगा, बिकॉज ई डी एस कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो वन होता है तो फ्लक्स पास होगा। और जब यहाँ कॉस 90 हो गया तो फिर ये कॉस 90 तो जीरो हो जाता है, तो फ्लक्स कितना निकला, जीरो। तो जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90 होगा फ्लक्स कितना होगा, ज़ीरो। 90 होगा फ्लक्स कितना होगा, ज़ीरो। और यहाँ होगा फ्लक्स सिंपली कॉस जीरो हो जाएगा तो EDS हो जाएगा, समझ रहे बात मेरी। सो ऐसे ही आप कर सकते हैं इसको। सो
अब आप ये देख लो कि एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस है, 3 हिस्सों में मैंने इसको बाउंड कर दी, 3 हिस्सों में इसको मैंने तोड़ दिया। तो इस पॉइंट पे यदि मैं छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेता हूँ, ये ले लिया, तो इसके ऊपर एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँगा तो अंदर को तो होता नहीं, मैंने बताया वो बाहर की तरफ होता है, नॉर्मल एंड बाहर की तरफ, तो एरिया वेक्टर हो गया बाहर की तरफ। और इस पॉइंट के ऊपर यदि मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूँगा तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो इस तरफ ही जाएगा, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो गई इस सरफेस के लिए। ठीक है, अब इस सरफेस के लिए क्या होगा, यहाँ यदि मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लिया ds, तो आपका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ तो होगा नहीं, बाहर की तरफ होगा, ऐसे ऊपर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे +1 चार्ज रखूँगा तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो इस तरफ ही जाएगा, वो मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगी। ठीक है, तो बोलने का मतलब हो गया कि ऐसे बोल दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस किस्म से पैरेलल होगी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के, ऐसे ऐसे निकलेगी। तो मतलब एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हो गया था एंगल 90 डिग्री, जो एंगल 90 होता है तो फ्लक्स क्या आएगा, 0, EDS cos 90 इज 0। सेम इज द केस हेयर, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है, तो 90 डिग्री एंगल हो गया, तो फिर EDS जो है, फ्लक्स जो है EDS cos 90 और cos 90 इज 0, तो फ्लक्स यहाँ भी 0। तो इन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से कोई फ्लक्स नहीं क्रॉस होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल ओनली पास थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ये होने वाला है। ठीक है, सो मैं इसको देखो, ये प्रूफ में आपने समझ लिया, आप इसको अब ध्यान से आप यहाँ कर सकते हो। सो ये होने वाला है, देखो, तो यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, यहाँ से कोई नहीं गुजरेगा, गुजरा कहाँ से, यहाँ से, गॉस थ्योरम लगा दो, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने बताया कि मान लेते हैं ये जो आपकी लाइन चार्ज है, लेमडा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लाइन की। ठीक है, तो लेमडा हो गया क्यू अपॉन एल। ठीक है, ये लेंथ ऑफ सिलेंडर जैसे यहाँ लिख दी मैंने एल, तो क्यू अपॉन एल हो गया, तो यहाँ से क्यू हो गया लेमडा एल। तो जहाँ भी क्यू दिखेगा वहाँ आप लेमडा एल लिख सकते हो। तो गॉस थ्योरम लिखी मैंने अभी। सो फ्लक्स कौन से सरफेस से गुजरेगा, सिर्फ सरफेस नंबर 3 से। ई और डी एस में एंगल कितना है यहाँ, 0 डिग्री, तो ये आ गया 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया ई, तो ये डी एस ही बचेगा। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का, ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, 2πr/h होता है, आपको पता है, तो आप उसको लिख दो। तो ये आ जाएगा ई इंटू, दिस इज कर्व्ड सरफेस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, 2πr/h, एच की जगह यहाँ एल ले रहे हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर होती थी वहाँ, यहाँ एल ले रहे हैं, एल लिया यहाँ पे देखिए, इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू मैंने बताई, लेमडा एल लिख दो इक्वेशन 1 से, तो ये आ गया, एल विल गेट कैंसल। सो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये डिस्टेंस आर पे जाके ये हो जाती है, डिस्टेंस आर रेडियस बन जाएगी सिलेंडर की, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो आ जाएगी लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी था नीचे, एप्सिलॉन नॉट और आर, 2πr नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट, तो ये ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर याद रखेंगे। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया भी यहाँ पे, है ना। सो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर नीचे है ना, तो ये आ गया। तो फिर आर जो है बेसिकली वो ऐसे, यदि हमें ग्राफ बना दें यार आर में, तो आपको पता है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एक्सिस की तरफ ले रहे हैं और आर इधर ले रहे हैं, तो इट विल बी लाइक दैट, ऐसे आता ना आर का ग्राफ। ठीक है, सो इट विल बी लाइक दैट, ई और आर में जो ग्राफ है वो ऐसे आ जाएगा। सो ये होने वाला है भाई, तो ये सीखा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइन चार्ज की वजह से डिस्टेंस आर के साथ ऐसे वेरी करता है, स्क्वायर नहीं होता, यहाँ इन्वर्सली टू आर है। ठीक है जी, सो ये किया हमने। और यदि आपको यदि इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है तो आप यहाँ पे जैसे तीसरे सरफेस पे भी तोड़ के करना है ना, तो तोड़ के आप ऐसे कर सकते हो। देखो जैसे इस तरीके से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरीके में से, तो ये 1 मिनट का ही काम था। देखो आपने सिर्फ देखना कि फ्लक्स कौन से सरफेस से गुजरेगा। सिलेंडर गॉजियन सरफेस है, क्लोज सरफेस यहाँ सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर के आपने कितने सरफेसेस में बाउंड कर दिया, 3 में, 2 से तो फ्लक्स नहीं गुजरा, ऊपर वाले सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से नहीं गुजरा, नीचे वाले से नहीं गुजरा, इससे गुजरा। तो सिंपली आपने बोल देना कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी, जो भी करवाया मैंने आपको, जो लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी गॉसेस थ्योरम की, वो क्या थी, हाँ ई डी एस, यही थी ना, ई डी एस है। और क्यू को मैंने बोला क्या लिखना है,
लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। और यहाँ ई डी एस में कॉस जीरो बन गया तो यही बचा, एक ही लाइन पे है ना दोनों। सो यहाँ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया आपका कितना, 2πr_l लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो एक मिनट का काम है, हो गया, ये एल एल कट गया। ये वही जो एक्सप्रेशन जो मैं आपको बता रहा था 2πε0r, तो ये ऐसे ही एक नंबर में हो गया काम सारा, ऐसे निकाल दी। लेकिन अब जैसे बोर्ड लेवल पे आपको इस क्वेश्चन को करना है ना, तो फिर आपको इसको तोड़ के करना पड़ेगा बड़े आराम से। जैसे हम बोल रहे हैं कि ठीक है गॉसियन सरफेस जो है ये 3 हिस्सों में हमने तोड़ दिया, तो फिर ये सर्कल जो है इसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकते हो, देखो आप, ये आ गया ऐसे, अप्लाई गॉसियन थ्योरम, राइट इट क्यूब ऑन एप्सिलॉन नॉट। नाउ आपने आगे लिख ली लाइन की गॉसियन सरफेस हेयर इज अ सिलेंडर, इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। नाउ गॉसियन सरफेस इज बाउंडेड बाय 3 सर्फेसिस, सरफेस 1 ये बोल दिया ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन सर्कुलर, सरफेस 2 नीचे वाला क्रॉस सेक्शन सर्कुलर, एंड सरफेस 3 कर्व्ड सरफेस। तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे, देखो एक ई, अब आपने इस क्लोज्ड हटा देना, आप क्लोज्ड को 3 हिस्सों में तोड़ रहे हैं ना, ये सरफेस 1 आ गया, इसके नीचे 1 लिख देना यहाँ, ठीक है। फिर ये दूसरा आ जाएगा, तो यहाँ आ गया आपका 1। फिर वैसे ही दूसरा ई डॉट डी एस बोलो, ये दूसरा आ गया। फिर ई डॉट टी एस तीसरा, ये आ गया तीसरा, ये वाला कर्व्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन सर्फेसिस के लिए तो क्या एंगल आई और डी एस में 90, तो अगले स्टेप में यहाँ 90 लिख देंगे। तो यहाँ आ गया ई डी एस कॉस 90 ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। अब तीसरा ही बचा, तीसरा मैंने अभी सॉल्व किया था यहाँ ई, तो ये बन जाएगा डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बन जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr_l, और क्यू हो गया लैम्डा एल। फिर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस लाइन, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है आपने। सो ई यहाँ से एल एल कैंसिल हो जाएगा एंड आपका आंसर आ जाएगा। सो भाई ये मैंने कई तरीक़ों से आपको बता दिया, डायरेक्ट भी कर सकते हो और तोड़ के भी कर सकते हो। तो ये था इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। अब चलते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे निकालेंगे, डिस्टेंस आर पे ले लेंगे, ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो भाई अब आपने प्लेन शीट के ऊपर चार्ज डाल देना है और उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो ये होने वाला है, ठीक है। तो ये देखो फिगर मैं ले आता हूँ यहाँ से, और फिगर हमने चूज कर लिया। तो ये है हमारा फिगर, ये आ गया, ये देखिए। तो इसमें बड़े ध्यान से आप देखो अब क्या क्या होने वाला है, ठीक है। ये है आपकी शीट, ये दिख रही है आपको, ये ठीक है। अब शीट में इसकी जो इसके ऊपर ठीक है पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, ये क्यू, ठीक है जी। सो क्यू यदि चार्ज है इसके ऊपर, तो सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, मतलब यूनिट एरिया पे कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है शीट की, ठीक है जी। और फिर आपको पता ही है क्यूब ऑन ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आपको पता है कि गॉसियन सरफेस आपने निकालना है, लेकिन इससे पहले गॉसियन सरफेस से पहले यदि आप देखें तो शीट रखी हुई है आपकी ऐसे, और इसके ऊपर चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो यदि आप देखें बाई सिमेट्री, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी शीट से वो क्या चलेगी, इसके प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगी, परपेंडिकुलर निकलेगी, दिख रहा है बाई सिमेट्री दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन अभी चलती हैं, ठीक है। सो यदि एक चीज़ यहाँ ध्यान रख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों तरफ ऐसे होगी, इधर क्योंकि ये प्लेन शीट है और इसकी थिकनेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ देखनी होगी तो ऐसे चलेगी। तो यदि मैं यहाँ से एक सिलेंडर गुजार देता हूँ, गॉसियन सरफेस, ये सिलेंडर, तो मुझे बताओ कि ये जो गॉसियन सरफेस के सर्कुलर कैप्स होंगे सिलेंडर के, इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन सर्कुलर कैप्स के परपेंडिकुलर हो गई, इधर ऐसे हो गई, एरिया वेक्टर भी इधर को हो जाएगा, तो डी एस और ई एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, इसमें डी एस और ई इधर चले जाएंगे, जिसमें भी वैसे छोटा सा टुकड़ा ले लो यहाँ पे, डी एस भी इधर को हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को हो जाएगी। क्या सीखा आपने कि इस केस में जो
इसमें ट्रिक ये लग रहा है मेरे को पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। और यदि गॉसियन सरफेस यहाँ से बीच में से निकल रहा है, जैसे ये दिखाया गया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, है ना, जैसे मतलब सिलेंडर, मतलब सिलेंडर को प्रो दिया बीच में से सिलेंडर निकाल दिया, वो गॉसियन सरफेस हो जाएगा इस केस में। तो ये बताओ मेरे को कि गॉसियन सरफेस में 3 सरफेसेस हैं, 2 सर्कुलर कैप्स हैं और एक आपका कर्व्ड एरिया है ये सिलेंडर का। तो मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि सर्कुलर कैप्स के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है और कर्व्ड सरफेस के अलोंग ही है। ऐसे बोलते कर्व सरफेस की पैरेलल निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और सर्कुलर कैप्स के क्या निकल रही है, परपेंडिकुलर। सो यदि मैं यहाँ छोटा सा एरिया एलिमेंट लूँगा तो डी एस और ई इधर को चले जाएंगे, ये तो बताया मैंने। यहाँ भी वैसे ही होगा, ई इधर को हो जाएगा बार को और डी एस इधर को हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फ्लक्स सर्कुलर कैप से निकलेगा, वो दिख ही रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस इसी को भेद करते हुए निकलेंगी आगे को। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल ओनली क्रॉस थ्रू सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस ऑन बोथ साइड्स। तो इसका मतलब कितना ही सरफेस एरिया इसका मैं एस मान लेता हूँ, तो इस वाले हिस्से का भी एस ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड गॉसेस थ्योरम की क्या हो गई, कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, तो ये हो गई। और राइट हैंड साइड क्या बोलती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा होता है क्यू अपॉन एरिया शीट का, एस ले लो, तो ये आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस। तो ये कौन से 2 सरफेस से गुजरेगा फ्लक्स, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ एंगल 0 रहेगा ना, cos 0 1 हो गया। तो 2 सरफेसेज हैं, एक सरफेस का एरिया एस है तो 2 का हो गया 2s। तो ये आंसर आने वाला है आपका, क्यू की जगह बोल देना जो मैंने बताया सिग्मा एस। तो ये देखो हो गया एकदम सिग्मा एस ऑन एप्सिलॉन नॉट। तो एस एस कट गया, तो यहाँ से ई आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द आंसर। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कितने दूर था, यहाँ से यहाँ था, यहाँ से यहाँ है, वो डिस्टेंस आर पे था। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं करती, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ठीक है। एक ये बात याद रखनी है आपने। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस ग्राफ बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डिस्टेंस सेंटर ऑफ द शीट से ये है इधर को, तो डिस्टेंस यहाँ शीट से इस तरफ को डिस्टेंस आर है, दूसरी तरफ को भी आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ वो इतनी होगी, सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो वो हर पॉइंट पे डिस्टेंस पे डिपेंड करती नहीं, तो वो सेम ही आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो ये था इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझा दिया। अब आप देख लो इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक लाइन जो गुजरेंगी वो सिलेंडर के सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से ही गुजरेंगी, मतलब वो सिलेंडर के सर्कुलर कैप्स से ही गुजरेंगी। और कर्व्ड सरफेस जो होगा सिलेंडर का, वहाँ से कोई भी फ्लक्स जो है वो नहीं क्रॉस होगा। ये यहाँ सीखने वाली बात थी, बाकी आप इसको मैथमेटिकली यू कैन डू इट, ठीक है जी। सो ये देख लो आप यहाँ पे, ये मैंने कर दिया। अब इसको यदि 3 हिस्सों में तोड़ के करना है तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। पिछले का उलट हो गया है, पिछले वाले में कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स गुजरा था और यहाँ उससे नहीं गुजरेगा, यहाँ गुजरेगा सर्कुलर कैप्स से, ठीक है जी। सो इसमें ये देख लेंगे कि 3 हिस्सों में बांट दिया मैंने सिलेंडर को। सिलेंडर इज बॉन्डेड बाई 3 सरफेसेस, देयर इज ए क्लोज सरफेस। पहले को बोल दिया ये वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, दूसरे को ये वाला बोल दिया, दिख रहा है आपको ये देखो ये, और तीसरे को कर्व्ड बोल दिया, जो कर्व्ड दिख रहा है सारा सिलेंडर, जिसको तीसरा नंबर दे देते हैं, ठीक है। सो यदि मैं गॉसेस थ्योरम लगाना चाहूँ तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्यू इन डिस्ट्रीब्यूट करा है शीट पे, तो दी सरफेस इज बॉन्डेड बाई 3 सरफेसेज, तो सर्कल हटा के 3 टुकड़ों में इसको लिख दो, लो लिख दिया। तीसरा भी लिख दो, राइट हैंड साइड को ऐसे ही लिख दो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डी एस में सरफेस 1 पे, फिर सरफेस 2 पे, फिर सरफेस 3 पे। सरफेस 1 पे कितना एंगल बनेगा ईडीएस में, क्योंकि यहाँ एरिया छोटा सा एरिया वेक्टर लूँगा मैं, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। और यदि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करूँगा, शीट की +1 रखूँगा, तो वैसे समझ लो कि वो इस तरफ ही जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो गए, ये लिखा है यहाँ पे, ये वेक्टर ये इधर को, ठीक है। तो ई डी एस
कॉस 0 हो गया यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे सेम है, बाहर लिख दी। चलिए दूसरे सरफेस के लिए भी सेम ही सिचुएशन है, एरिया वेक्टर इधर को जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को जाएगी। ठीक है, सो ये भी बन गया सेम, ई डी एस कॉस 0। और तीसरे सरफेस के लिए ध्यान सुनेंगे अब यहाँ, ये तीसरे सरफेस के लिए मैं यदि यहाँ लूँगा कोई छोटा सा कर्व्ड एरिया, ये छोटा सा एरिया एलिमेंट यहाँ लूँगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई इस तरफ होगी, वो तो इस तरफ ही है, देखो ये। और तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हो जाएगा इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में तीसरे वाले सरफेस के लिए जो एंगल बना वो बना 90 डिग्री। ये तीसरा सरफेस, ये छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लो, तो एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ चला गया, और यहाँ +1 रखूँगा तो इस चार्ज की वजह से इधर कोई भागेगा, तो ई और डी एस में ही सरफेस के लिए एंगल 90 हो गया इसके लिए। तो बन गया ई डी एस कॉस 90 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कॉस 90 तो 0 होता है, तो 0 ही हो गया। और ये बन गया ई डी एस, ये बन गया ई डी एस, और ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन जाएगा ई, ये बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सर्कुलर कैप। ये मैं मान लेता हूँ एस, तो इसका भी एस ही होगा। एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर भी इसको बोल सकते हैं आप। ये तो क्यू की जगह क्या बताया मैंने लिखना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा हो गया क्यू अपॉन एस। ठीक है, तो क्यू हो गया सिग्मा एस, तो क्यू जहाँ दिखे वहाँ आप सिग्मा एस लिख सकते हो इक्वेशन 1 से, सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट। तो बन गया 2ES इज इक्वल टू सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एस एस कट गया, सो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई डिपेंड नहीं करता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस आर पे। तो फिर मैं बता रहा था कि ये और डिस्टेंस के बीच यदि आप ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो आपका जो ग्राफ है बेसिकली वो ऐसे आ जाएगा, मैंने अभी भी बताया था। ये कुछ वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ये होगी मैग्नीट्यूड में। तो हर वो ये डिस्टेंस शीट से बढ़ भी रही है, दूर भी जा रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, तो वैल्यू ई की सेम ही रहेगी। तो ये इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ग्राफ जो होगा दैट विल पैरेलल टू आर एक्स एक्सिस। ओके, तो ऐसा ग्राफ आने वाला है। इसमें यदि आप बड़े ध्यान से विजुअलाइज करें चीज़ों को कि ऐसा क्यों होने वाला है, कि शीट पे आप यहाँ हैं, चाहे यहाँ हैं, चाहे यहाँ हैं, चाहे यहाँ हैं, चाहे बहुत दूर हैं, चाहे इधर हैं, चाहे इधर हैं, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। मतलब डिस्टेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है, डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है वो। तो इस चीज़ को आप विजुअलाइज कर सकते हैं, इस चीज़ को आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। देखो मैं बताऊँगा आपको सिंपल सी चीज़, कि जब ये शीट इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे बहुत बड़ी शीट है, ये बहुत बड़ी शीट है, यहाँ भी ख़त्म नहीं हो रही है, इधर भी ख़त्म नहीं हो रही है, एक्सटेंशन इसका इनफाइनाइट है। सो जब इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है, बहुत बड़ा चार्ज, बहुत ज़्यादा चार्ज, ठीक है जी। तो ध्यान सुनेंगे, जब आप अब जब जो भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट नज़दीक होगा ना शीट के, जैसे मान लो आप यहाँ व्यू कर रहे हैं चार्ज को, आप खड़े हैं और आपको सामने देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सीधे देख रहे हैं, तो आपके फील्ड ऑफ व्यू में आपको क्या लगेगा, कम चार्ज आएगा, चार्ज कम आएगा आपके व्यू में, फील्ड ऑफ व्यू में चार्ज कम आएगा। तो डिस्टेंस भी शीट से आपकी कम ही है, डिस्टेंस भी आपकी शीट से आर है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से जो वेरी करती है वो होती है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जब आप शीट के नज़दीक खड़े हैं तो फील्ड ऑफ व्यू में कम चार्ज आ रहा है, मतलब ये चीज़ कम है और डिस्टेंस भी कम है। तो ये जो रेशो आएगा इन दोनों का, वो प्रोपोर्शनलिटी कुछ आ जाएगा, मान लो वो ई आ जाएगा सपोज, एक्स आ जाएगा सपोज। अच्छा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट अब दूर चला गया, मतलब आप यहाँ पहुँच गए आप, तो आपका डिस्टेंस अब शीट से बढ़ गया, आर की जगह आर डैश हो गया। अब आप पॉइंट पी या क्यू पे पहुँच गया, जाके यहाँ पहुँच गए। अब आप यहाँ खड़े होंगे तो आप शीट को फिर देखोगे, तो पहले यदि आपके व्यू में इतना चार्ज आ रहा था, तो अब आप यहाँ खड़े होंगे तो आपके व्यू में चार्ज ज़्यादा आएगा, ये होने वाला है, ज़्यादा चार्ज व्यू होगा आपको शीट का। आप चेक कर लीजिए, सोचो ज़रा ध्यान से। इसका मतलब अब क्या हुआ, फिर अब ये देखो, अब इस केस में फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कितना आया व्यू में बट डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ क्यू बढ़ गया, आर तो बड़ा ही बड़ा है ना, लेकिन आर के प्रोपोर्शन में क्यू भी बढ़ गया, फील्ड ऑफ व्यू में ज़्यादा चार्ज आपको दिखेगा, फील्ड ऑफ व्यू में ज़्यादा चार्ज आ गया, दोनों का रेशियो फिर वही रहा एक्स ही। फिर आप थोड़े दूर पहुँच गए, जाके ये इस आर पॉइंट पे पहुँच गए, तो डिस्टेंस आपकी फिर आपकी और ज़्यादा हो गई, आर डबल डैश हो गई। तो अब आपके फील्ड ऑफ व्यू में चार्ज की वैल्यू और ज़्यादा आएगी। मतलब बोलने का मतलब जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे ना शीट से,
जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है उससे दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस तो बढ़ती जाएगी, चार्ज भी जो फील्ड ऑफ व्यू में आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो इन दोनों का रेशियो जो है ओवरऑल वो एक्स कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे आप यहाँ हैं, चाहे आप यहाँ हैं, चाहे आप यहाँ हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यदि यहाँ एक्स थी तो यहाँ भी एक्स ही होगी, यहाँ भी एक्स ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के साथ डायरेक्टली वेरी करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। इसका सिंपल लॉजिक लगा के, क्योंकि आप डिस्टेंस को मत देखो ना कि नज़दीक हैं, जब आप नज़दीक हैं तो चार्ज भी कम है, जब आप दूर चले गए तो आर बढ़ गया तो चार्ज भी बढ़ गया, मतलब इन दोनों का रेशियो ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा, वो एक्स ही रहेगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी किसी भी पॉइंट पे वो इंडिपेंडेंट होगी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस से। एक और चीज़ इसमें आपने रखनी है ध्यान की, यदि स्पेशल केसेस का आपने जो फील्ड निकाली शीट की वजह से वो निकाली ये इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से ना, स्पेशल केस में यदि आपकी शीट जो है इनफाइनाइट शीट जो है उसकी जो थिकनेस है हैविंग, मतलब थिकनेस उसकी है कुछ, हैविंग फाइनाइट थिकनेस, ठीक है, तो फिर यदि इसके ऊपर चार्ज डालेंगे, जो पहले हमने की वो पीछे वाली जो निकाली इसमें आपकी बिल्कुल ये प्लेन शीट की तरह थी, मतलब नेग्लिजिबल थिकनेस थी, लेकिन फिर कुछ थिकनेस आती है तो फिर चार्ज दोनों तरफ का काउंट करना पड़ेगा, मतलब इस तरफ भी चार्ज होगा शीट पे, इसके बैक साइड में भी होगा, दोनों तरफ होगा, दोनों सरफेसेस पे चार्ज लेना पड़ेगा। तो फिर जो क्यू होगा, यहाँ क्यू जो हम ले रहे थे वो ले रहे थे सिग्मा एस, है ना, तो फिर वो 2 सिग्मा एस लेना पड़ेगा। सो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी, ये क्या आया था यहाँ 2 एस आ गया था ना, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू की जगह लिखना पड़ेगा 2 सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब एस से एस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो फाइनाइट थिकनेस होगी यदि इनफाइनाइट शीट की तो फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर आपका ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे रखें ध्यान, क्योंकि चार्ज दोनों तरफ का काउंट करना पड़ेगा फिर, इस सरफेस का भी और जो दूसरा सरफेस होगा शीट का, क्योंकि थिकनेस फाइनाइट है इसलिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि यदि आपके पास शीट आपने पढ़ ली, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, 2 शीटें ले लेते हैं अब, ड्यू टू 2 इनफाइनाइट शीट्स ऑफ चार्ज, तो ये आर्टिकल करेंगे अब, नहीं इसमें कुछ नहीं करेंगे, एक शीट की वजह से फील्ड मैंने बता दी, 2 दी हैं तो 2 की वजह से हम कैसे पता करेंगे ये देखने वाले हैं अभी। सो ये ले लेते हैं डायग्राम, ये आ गई डायग्राम आपकी। सो बड़े ध्यान से देखेंगे अब कि यहाँ क्या होने वाला है। ये होने वाला है, ठीक है। सो शुरू कर देते हैं, ये अभी 2 शीटें ये दिख रही है, ए दूसरी बी है। इनफाइनाइट का मतलब है इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी शीट है, ठीक है। सो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, दूसरे की सिग्मा 2 है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। और इसमें ये मान लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे सिग्मा 1 इज ग्रेटर दैन सिग्मा 2, मतलब इसकी यूनिट एरिया जो चार्ज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे वाली शीट है बी, ठीक है, ए के यूनिट एरिया पे चार्ज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी, ये मैंने मान लिया शुरू में। तो इसमें 3 रीजनों पे 3 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं, एक इन दोनों शीटों के लेफ्ट साइड को रीजन है, बीच में, और फिर राइट साइड को है। मतलब इस रीजन में कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट ले लिया हमने पी भाई, ये पी पॉइंट, फिर यही पॉइंट पी उठ के यहाँ आ गया, और फिर ये तीसरे रीजन में चला जाएगा इधर, ये करना है। तीनों पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। आपको पता है कि यदि ये एक शीट की वजह से जो फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसमें कन्वेंशन में ये लगाऊंगा कि यदि फील्ड की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, कन्वेंशन बना देते हैं एक, यदि फील्ड की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने लेनी है पॉजिटिव, और यदि राइट टू लेफ़्ट है, उल्टा है इसका, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या ले लेंगे आपने, नेगेटिव, ये रखें ध्यान। चलिए अब रीजन 1 में चलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, वहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लेंगे और जिस तरह वो मूव करेगा, ठीक है, उस इसकी शीट की मान लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, इसकी मान लेंगे E2। चलिए इन पॉइंट्स को देखना, अभी रीजन 1 में ये है पॉइंट, इसको देखो अभी, तो इस शीट की वजह से +1 यहाँ रखूँगा तो इधर को जाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान ली मैंने E1। तो इन रीजन 1 ये आ गया, तो
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने वाली है E इज इक्वल टू, चलिए E1 इधर को है, अच्छा दूसरी शीट की वजह से देखो, इसकी वजह से E2 है, तो इसकी वजह से हाँ किधर होगी बोलो बोलो, +1, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर भी, तो इधर कोई जाएगा लेफ्ट साइड कोई, तो दोनों ही लेफ्ट को हो गई, मतलब दोनों यदि ध्यान से देखें आप तो राइट से लेफ्ट की तरफ हो गई दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, तो फिर जो E1 होगा वो बेसिकली हो जाएगा σ1/2 ε0, और E2 हो जाएगा σ2/2 ε0। ठीक है जी, अब मैंने ये बताया है कि मैग्नीट्यूड में ज़्यादा कौन होगा, जिसका सिग्मा ज़्यादा होगा, सिग्मा मैंने पहली वाली का ज़्यादा मान लिया है, तो पहली वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो E1 यहाँ थोड़ा लंबा वेक्टर बनाना आपने ये, और E2 थोड़ा छोटा बनाना, क्योंकि जो वेक्टर की लेंथ होती है ना वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, ये E1 ये है और E2 ये है। चलिए अच्छा, अब दोनों राइट से लेफ्ट हैं, दोनों ही E1 भी राइट से लेफ्ट है, E2 भी राइट से लेफ्ट है, सो राइट से लेफ्ट फील्ड को क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है, तो एक हो जाएगी E1 हो जाएगी और एक हो जाएगी E2, दोनों को नेगेटिव लेना है, समझे बात मेरी, क्योंकि दोनों राइट से लेफ्ट की तरफ है। सो वैल्यू पुट कर दो अब E1 की, तो यार क्या -σ1/2 ε0 -σ2/2 ε0, तो इसमें कॉमन यहाँ ले लूँ तो यहाँ जाएगा कॉमन -1/2 ε0, तो अंदर क्या बचा σ1 + σ2, तो ये नेट फील्ड होने वाली है रीजन 1 में किसी पॉइंट P पे। चलते हैं रीजन 2, चलिए भाई रीजन 2 में क्या होने वाला है देख लेते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रीजन 2 में लिखेंगे E इज इक्वल टू, देखो जरा रीजन 2 में +1 रखेंगे यहाँ, चलिए इसकी वजह से कहाँ जाएगा, इधर को, ये इस तरफ ही जाएगा इसकी वजह से, और इसकी वजह से कहाँ जाएगा, इधर को, एक छोटा वेक्टर बनाएंगे बिकॉज E2 थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो E1 लेफ्ट से राइट है, तो लेफ्ट से राइट फील्ड को लेना है पॉजिटिव, तो आ गया +E1, और E2 राइट से लेफ्ट है, तो राइट से लेफ्ट लेनी है नेगेटिव, ये आ गया, पुट करो वैल्यू, तो आ जाएगा, बोलो कितना आएगा, इसकी वैल्यू क्या है σ1/2 ε0 -σ2/2 ε0, कॉमन क्या है बोलो 1/2 ε0 कॉमन है, σ1 -σ2, ये आंसर आने वाला है रीजन 2 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों शीट्स की वजह से। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट चला गया दोनों शीटों के राइट साइड को, यहाँ पहुँच गया जाके, तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक इसकी होगी, +1 रखूँगा इधर को जाएगा, तो E1 हो गया इधर को, ठीक है E1 इधर को हो गया, एंड इसकी वजह से भी तो इधर को जाएगा इधर को, तो दोनों लेफ्ट से राइट हो गई, और लेफ्ट से राइट होंगी तो दोनों को क्या लेना है पॉजिटिव। तो इन रीजन 3 जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये लिखना है यहाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी E इज इक्वल टू, बोलो जी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू, हाँ दोनों लेफ्ट से राइट की तरफ हैं, दोनों ही पॉजिटिव होंगी, लेफ्ट से राइट मैंने बोला, कन्वेंशन बनाई मैंने कि पॉजिटिव लेनी है, E1 + E2, बोलो आंसर, तो क्या आ गया σ1/2 ε0 + σ2/2 ε0, सो 1/2 ε0 कॉमन आ गया, σ1 + σ2, ये होने वाला है। सो तीनों रीजनों में फील्ड पता कर ली, ठीक है, और फिर अब आप यदि यहाँ पे एक मैं स्पेशल केस लूँगा, यहाँ पे रीजन 2 पे, इस रीजन 2 पे स्पेशल केस लूँगा इस पे, ठीक है, बड़े ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, आगे ज़रूरत पड़ेगी उसकी, कि जी यदि ये शीटें हैं आपकी दो, तो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एक नेगेटिवली चार्ज्ड है यदि, तो फिर क्या होने वाला है, तो वो स्पेशल केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको यहाँ आपके साथ करना चाहूँगा। तो 2 पे चलेंगे हम, सो यहाँ से रीजन 2 पे स्पेशल केस ही होने वाला है। चलिए
सो ये मैं स्पेशल केस यहाँ बना देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ शीट ए इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड बी इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड जो सिग्मा 1 है पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका सिग्मा पॉजिटिव होगा, सिग्मा स्केलर क्वांटिटी होती है ना। और तो सिग्मा 2 जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, दोनों का सिग्मा मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन नेगेटिवली चार्ज शीट का सिग्मा नेगेटिव होता है, याद रखें। ये सिचुएशन होने वाली है यदि, तो क्या होने वाला, रीजन 2 में कोई पॉइंट पी है तो उसके ऊपर नेट फील्ड क्या होने वाली है। तो ये रीजन 2 वाला केस लिखा हुआ है मैंने यहाँ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, मतलब सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा लिखो यहाँ, और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, देखो क्या आंसर आता है। तो बन गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हाँ सिग्मा 1 की जगह सिग्मा लिखेंगे प्लस सिग्मा, सिग्मा ही आ गया मतलब, माइनस सिग्मा 2, माइनस सिग्मा 2 पर सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा लिखना है तो एक माइनस और आ जाएगा ना ये। तो अब मुझे बताओ क्या आंसर आया, ये सिग्मा प्लस सिग्मा हो गया ये, तो ये बन गया 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, 2 से 2 कट गया। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये नहीं आपने भूलना कभी भी। मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी यदि ये नेगेटिवली चार्ज शीट है और ये कौन सी है, पॉजिटिवली चार्ज शीट है, ठीक है। और इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर पॉइंट के ऊपर सेम होगी और यूनिफॉर्म होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो पूछे वैल्यू तो ये बोलनी है आपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही बेस बनता है आगे कैपेसिटर का, क्योंकि कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स होती हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक नेगेटिवली चार्ज होती है। तो उनके बीच में कुछ गैप रहता है, तो उस गैप में बच्चे को पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो उस गैप में यूनिफॉर्म है, मतलब हर पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, और वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि इस शीट का जो सिग्मा है वो प्लस सिग्मा और इसका है माइनस सिग्मा, ये है बोलने का मतलब, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, काम की बात है ये। तीसरा केस था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू ए चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल, तो ये जैसे हमने ये इसको होलोस्फीयर भी बोलते हैं, मतलब कंडक्टर है स्फेरिकल शेप का है तो उसमें सरफेस पे ही होगा चार्ज ना, तो ये है। सो इम्पोर्टेंट है और बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम निकालेंगे, ठीक है जी। सो इस केस में आपने सिंपल ये चीज़ रखनी ध्यान में कि जो हम निकाल चुके हैं वैसे इसको, यदि आप ध्यान से सुने, बिल्कुल वही है कि जो गॉसेस कूलम्स लॉ को जब डिड्यूस किया था ना गॉसेस थ्योरम से, तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, कुछ याद करो, ऐसे कुछ सेंटर पे चार्ज था, यहाँ डिस्टेंस आर पे, यहाँ छोटा सा एरिया एलिमेंट लेके ई और डी एस ए की डायरेक्शन में चले गए थे, और फिर हमने बोला था कि गॉसेस थ्योरम लगा देते हैं, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, ऐसे कुछ किया था आप याद करें तो, क्यूब वन एप्सिलॉन नॉट, ई और डी एस एक ही लाइन पे हैं तो ई डी एस में एंगल 0 हो गया, तो ये आ गया क्यूब वन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। और ये डी एस बन जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये बन गया 4 पाई r² और ये बन गया क्यूब वन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से की इज इक्वल टू वो ये जो आपको पता है। तो ऐसे कुछ हमने किया था पॉइंट चार्ज की वजह से डिस्टेंस r पे, बाय यूजिंग दिस गॉसियन सरफेस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ठीक है। सो बोलने का मतलब ये हो गया कि यही काम करना है अब भी, लेकिन यहाँ अब कुछ नहीं है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं है, अब ऐसा है कि ये शैल खुद बैठी हुई है इधर, ये एक शैल होगी ऐसे ही, उसके ऊपर चार्ज होगा बाहर यहाँ, तो हम उसका जैसे सेंटर ऑफ मास मानते हैं ना, उसका मान लेंगे सेंटर पे, फिर वही बन गया ये जो भी किया, समझे बात को। तो ये होने वाला है, मतलब इसमें नया कुछ नहीं पड़ेगा अब, नथिंग न्यू। तो मैं डायग्राम ले लेता हूँ आपके लिए, ये वाली डायग्राम है देखिए, ये यहाँ नहीं है, यहाँ से ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ है, चलिए अच्छा ये है होलोस्फीयर और इसमें है आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो ये है, ये डायग्राम हमारी, छोटी कर देते हैं इसको थोड़ा, ये रखिए और छोटी कर देते हैं, ये हो गई, अब देखो अब अच्छी हो गई ये,
अब ठीक हो गई, चलिए। सो यहाँ फिक्स कर देते हैं, हो गई फिक्स। चलिए अभी ध्यान सुनेंगे, अब इसमें क्या होने वाला है देखो, कि आपके पास जो है एक चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल है, मतलब एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर ये है, दिख रहा है आपको ये, और इसका रेडियस ले लेते हैं आर। एंड चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, बिकॉज कंडक्टर्स में चार्ज सरफेस भी होता है भाई, अंदर नहीं होता, ठीक है। सो अब आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, इसमें 3 पॉइंट बनेंगे। देखो मैंने बताया भी था शुरू में कि यहाँ आउटसाइड पॉइंट लेंगे एक, इस शेल से बाहर, शेल से बाहर ये ले लिया, फिर यही पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा सरफेस पे, दूसरा केस। तीसरा केस में ये पॉइंट अंदर आ जाएगा। तो उन 3 पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है बाय यूजिंग कॉजेस थ्योरम। तो ये है आपका पॉइंट। अब ये पी आउटसाइड पॉइंट के लिए कर रहे हैं। सो पहला केस कर रहे हैं फॉर आउटसाइड पॉइंट। जो बाहर है उस शेल से ही। सो भाई ध्यान से सुनेंगे, फॉर आउटसाइड पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे लेते हैं, हमेशा आर डिस्टेंस पे, लिख दिया मैंने आर, ये आर डिस्टेंस पे ले लिया इसको, ठीक है जी, ये ले लिया आर डिस्टेंस पे, मतलब सेंटर से इसका डिस्टेंस आर है ये, ठीक है। सो इस शेल के बाहर है ये पॉइंट, है ना। सो फॉर आउटसाइड पॉइंट दिस शेल विल बिहेव एज इफ बी सपोज दैट, जो होल चार्ज है शेल पे वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो गया है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जैसे मान लेंगे हम, इस चार्ज का तो सेंटर पे होगा, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट के लिए शेल तभी बिहेव करेगा जब हम ये मानेंगे कि जो इसके सरफेस के ऊपर चार्ज है वो इसके कहाँ है, सेंटर पे। ये लिखना आपने यहाँ कि फॉर दिस आउटसाइड पॉइंट पी दिस शेल विल बिहेव एज इफ बी सपोज दैट होल चार्ज क्यू इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ओ, ठीक है जी। तो अब आपको बताइए कि ये क्यू यहाँ आ गया। सो पॉइंट आर, पॉइंट पी जो डिस्टेंस आर पे है, ठीक है। तो इस वही केस मैंने जब भी बता रहा था मैं, कि एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में उस पॉइंट पी से यदि मैं स्फीयर गुजारूंगा तो वो स्फीयर क्या बन जाएगा बोलो, गॉसियन सरफेस बन जाएगा। तो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया। फिर गॉसियन सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लिया ds। तो फिर यहाँ पे इस एरिया के ऊपर एरिया वेक्टर ड्रॉ किया। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल डायरेक्शन में होगा बाहर की तरफ, तो ये आ गया ds वेक्टर, है ना। और इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी इस चार्ज की वजह से, +1 यहाँ रखूंगा मैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो इस तरफ ही जाएगा, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी। तो ई और डी एस एक ही लाइन पे आ गए। फिर गॉसियस थ्योरम लगा देंगे हम, तो ये लग गई गॉसियस थ्योरम, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फिर यहाँ ई और डी एस एक ही लाइन पे आते हैं, उनके बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा होता है। तो ये आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू सेम होती है, बिकॉज सारे पॉइंट छोटा आर डिस्टेंस पे होंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगी। ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा, डी एस इज इक्वल टू क्यू कॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये छोटे छोटे डी एस जब जुड़ेंगे तो मैंने बताया गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया बन जाएगा, वो हो जाएगा 4 पाई। उसका रेडियस कितना है गॉसियन सरफेस का, आर, ये छोटा आर, ठीक है। तो ये आ गया क्यू पॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ये आ जाएगा यहाँ से ई इज इक्वल टू वही जो आपको पता है। तो वेरी सिंपल ये आने वाला है। हो गया पहला केस। दूसरा केस है फॉर, यदि ये पॉइंट पी उठ के यहाँ आ जाए, यहाँ सरफेस पे लिए, फॉर सरफेस पॉइंट, ये पॉइंट पी इज एट द सरफेस, ठीक है। तो सरफेस पॉइंट के लिए मुझे कौन बताएगा कि ये छोटा आर जो है वो ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ से लगता है यहाँ तो बड़ा आर है, ये वो रेडियस है शेल का। तो इसका मतलब ये फॉर दिस आर विल बिकम इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल एंड दैट इज कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर भर देंगे, आंसर आ जाएगा बस। तो वही आ जाएगी फील्ड जो आपने पढ़ी है ऊपर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसके लिए यदि फिगर देखना हो आपको तो फिगर भी यहाँ ऐसे बना सकते हो आप। ये फिगर ले लेंगे इसको, ये वाला सरफेस सरफेस वाले पॉइंट के लिए ये आ जाएगा। ये देखो ये होने वाला है ये। अब ये पॉइंट पी यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, देखो ये यहाँ आ गया पॉइंट पी, दिख रहा होगा आपको।
तो फिर ये फिगर इसका है तो सरफेस वाले पॉइंट के लिए। तो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वही छोटा सा एरिया एलिमेंट लेके, और जो स्फेरिकल शेल है वो खुद ही गॉसियन सरफेस बन जाएगा। तो डी एस वैक्टर इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जाएगी, डी एस में एंगल फिर वही हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ छोटे आर की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ बड़ा आर। तो यहाँ बड़ा आर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आंसर। और ये आपको पता है सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करा है चार्ज को ना, तो यदि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है यदि, तो सिग्मा हो जाएगा क्यू अपॉन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr²। रेडियस आर है सेल का। तो यहाँ से क्यू निकाल दो फिर, तो क्यू हो जाएगा यहाँ से 4πr² इंटू सिग्मा। ठीक है, क्यू की जगह यहाँ लिख दो, तो एक और फॉर्मूला आ सकता है जो आपने याद रखना है, 1/4πε0। क्यू की जगह लिखना है ये 4πr² इंटू सिग्मा बटे r²। तो बोलो क्या बचा, r² कट गया, 4π भी कट गया, सिग्मा अपॉन ε0 बचा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं सरफेस वाले पॉइंट के लिए, ये भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अंदर वाले पॉइंट के लिए क्या होगा, अब ये पॉइंट उठ के अंदर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये होने वाला है अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज ही कोई नहीं होगा अंदर, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जैसे इनसाइड पॉइंट के लिए ले लेते हैं, सो इनसाइड पॉइंट के लिए जैसे ये डायग्राम ले लेंगे, ये हो जाएगी। सो ये था आपका तीसरा पॉइंट। तो ये था तीसरा केस फॉर इनसाइड पॉइंट। स्फेरिकल शेल जो है थिन, उसके अंदर यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट चला जाए तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो ये चला गया पॉइंट अंदर है, देखो तो पॉइंट पी अब डिस्टेंस आर पे है या आर डैश पे है, जो भी है, आर डैश ले लो कोई भी है, और रेडियस शेल का वही है यहाँ से लेके यहाँ बाहर तक, ये आर है कैपिटल। तो गॉसियन सरफेस अंदर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये हो गया गॉसियन सरफेस। ठीक है जी, ये आ गया गॉसियन सरफेस। एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, सो एरिया वेक्टर भी ड्रॉ कर दिया हमने छोटे से एरिया एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, सो गॉसी थ्योरम लगा देते हैं, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। ठीक है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि गॉसियन सरफेस जब कोई चार्ज ही एनक्लोज नहीं कर रहा है, चार्ज तो एक्चुअली इसके सरफेस पे है स्फेरिकल शेल के अंदर, तो कोई चार्ज होता ही नहीं, तो गॉसियन सरफेस के अंदर भी कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है। तो हेयर क्यू चार्ज एनक्लोज भी गॉसियन सरफेस क्या है, 0 है। तो फिर ई डॉट डी एस क्या हो गया, 0 हो गया। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आपकी 0 आ जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अंदर होती है वो 0 होती है। ठीक है जी, तो ये रखें ध्यान, साइड पॉइंट के लिए 0। अच्छा, यदि आपने ये पढ़ लिया कि ठीक है जी, बाहर भी निकाल ली, अंदर भी निकाल ली, और सरफेस पे भी निकाल ली, तो फिर एक ग्राफ बना देते हैं कि ग्राफ कैसा आने वाला है। ये तो ये वेरिएशन दिखाई जा रही है इस ग्राफ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी। ये जो अभी हमने पढ़ के आर्टिकल ख़त्म किया वो क्या था, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे वेरी करेगी ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए अब ध्यान से। हाँ, तो ये थी आपकी स्फेरिकल शेल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, ऐसे ऐसे था, क्यू था वो। ठीक है, इसका सेंटर था, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर था, और फिर सेंटर से आगे जा रहे थे तो सेंटर से हम डिस्टेंस को स्मॉल आर भी ले रहे थे, ऐसे करके कुछ है ना। तो एक ग्राफ बनाया गया है। हाँ, तो ये जो इनसाइड आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, आउटसाइड लिख देते हैं, वो कितनी थी, 1/4πε0 क्यू अपॉन r², है ना। सरफेस वाले पॉइंट के लिए थी 1/4πε, सरफेस पे आ गया पॉइंट, क्यू अपॉन कैपिटल r², और अंदर वाले पॉइंट के लिए थी 0। ये किया हमने 3। अब मुझे ये बताओ कि इसमें मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है। ये तो 0 है, इन दोनों में कौन है, हाँ, यदि r कम होगा, r कम कहाँ है, सरफेस के लिए कम है ना, छोटा r बड़ा है कि कौन, इन दोनों में कौन बड़ा है, हाँ, तो जहाँ r, बिकॉज कैपिटल R इज लेस देन छोटा r, छोटा r तो ये पॉइंट यहाँ जैसे बाहर। ठीक है, तो ये कम है इससे, तो इसका मतलब सरफेस वाली फील्ड जो मैक्सिमम है, सरफेस वाली फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। सरफेस वाली फील्ड क्या है, मैक्सिमम।
ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो कि जैसे हम अंदर चलते हैं शैल के, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो मैंने ये ले लिया बाई एक्सिस की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट कर रहे हैं, और इधर को एक्स एक्सिस है इसकी तरफ मैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर प्लॉट कर रहा हूँ, और सेंटर ये है वो। तो सेंटर से जैसे हम आगे आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आनी है, तो ग्राफ ऐसे चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, जीरो, ये चला ग्राफ देखो। और जैसे आप सरफेस पे पहुंच गए तो मैंने बताया सरफेस वाले पॉइंट के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है, और वो उसके लिए डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर डिस्टेंस हो तो चुका है देखो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, तो एकदम से यहाँ जंप करेगी। कोई मुझे इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू ये होगी भाई, ये होने वाली है देखो, ये मैक्सिमम। कोई मुझे वैल्यू कितनी है, ये है वैल्यू ये, ठीक है। जैसे आप और आगे डिस्टेंस बढ़ाएंगे, डिस्टेंस आगे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, और वो वेरी करेगी आर से ऐसे बाहर वाले पॉइंट के लिए। तो ये जो ग्राफ आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वो ये है बाहर वाले पॉइंट के लिए। तो ये ग्राफ आने वाला है। और लास्ट आर्टिकल आज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब इसमें पहले होलो स्फीयर था, अब सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग बोल दिया, इसका मतलब इस स्फीयर में हर जगह चार्ज प्रेजेंट है। तो इसमें भी 3 पॉइंट हैं, पहला पॉइंट, फिर फॉर आउटसाइड पॉइंट, और इसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, रखें ध्यान। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन यदि चार्ज का है तो फिर आपको उसमें रो लेना पड़ेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी, ठीक है। वो होती है कि यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है। सो इसमें जैसे हम फिगर ले लेते हैं, ये वाला फिगर है देखो, सॉलिड स्फीयर आउटसाइड पॉइंट, ठीक है, ये आने वाला है ये। चलिए, तो ये देखिए बड़े ध्यान से आप यहाँ पे, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए, सो ये होने वाला है, देखिए भी आप, ये है सॉलिड स्फीयर। तो मैं यहाँ ना देखो, ये आपका सॉलिड स्फीयर दिख रहा होगा आपको, ये तो इसमें हर जगह पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, इसमें अंदर भी चार्ज है, ये रखें ध्यान। इस चार्ज क्यू है सपोज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, सेंटर से डिस्टेंस आर पे जाके कोई पॉइंट है, वो इस स्फीयर के बाहर है, आउटसाइड है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, तो दिया हो गया गॉसियन सरफेस डॉटेड, दिस इज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस छोटा सा एलिमेंट लो, एरिया एलिमेंट डी एस, एरिया वेक्टर ड्रॉ करो, आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। +1 यदि रखूँगा यहाँ, तो इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज को मानना पड़ेगा कि सेंटर पे हो गया सारा इकट्ठा आउटसाइड पॉइंट के लिए, वो बात जैसे पहले बताई वैसे रहेगी, ठीक है। तो इस चार्ज को इस सेंटर पे मान लूँगा मैं, इसको सेंटर ऑफ मास की तरह। तो यहाँ चार्ज सारा हो गया कॉन्सेंट्रेट, तो यहाँ क्यू की वजह से यहाँ क्या डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, +1 इधर ही जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में चले गए। क्लियर हुई बात। सो गॉसियन थ्योरम लगा दो, और वो भी लिख दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे कितनी है, ई है, और पॉइंट पी के अराउंड आपने एरिया एलिमेंट लिया है डी एस, तो ये बन गया एरिया वेक्टर, ठीक है। वो होगा रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ, थ्योरम लगा दिया आपने। तो वही आगे जो पहले किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और ईडीएस में एंगल 0 है, तो बन गया आपके पास डी एस कॉस 0, तो इधर ऐसे रहेगा, तो ये बन गया ई ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है गॉसियन सरफेस के, ये है गॉसियन सरफेस डॉटेड, तो वही बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है ये, तो ये बन गया क्यू कॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये छोटे छोटे डीएस जुड़ेंगे तो आपका टोटल जो मतलब सरफेस एरिया बन जाएगा गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस छोटा आर है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 4πr², तो ये आ गया। तो ये वही आएगा जो आपको याद है, तो ये सेम ही है, आउटसाइड पॉइंट के लिए आएगा, ठीक है। अच्छा, सरफेस पे चला गया पॉइंट, तो ये पॉइंट उठ के यदि यहाँ आ गया तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो दूसरे केस में फॉर सरफेस पॉइंट, यदि पॉइंट सरफेस पे आ जाए सॉलिड स्फीयर के, तो फिर जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ये लिख देना आपने, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यूब अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों में पूछे ज़्यादा कौन है, क्योंकि आर डिस्टेंस जो है वो बड़ी है आर से,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, हाँ ये आर ज़्यादा है ना, देखो आर आर यहाँ से लेके यहाँ तक है, और कैपिटल आर तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, तो बड़ा कौन है, सिर्फ स्मॉल आर बड़ा है ना। स्मॉल आर बड़ा है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम हो जाएगी। तो ये कम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये वैल्यू ज़्यादा है, मतलब इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन है, ये है सरफेस वाली। ठीक है, सरफेस के लिए डिस्टेंस कम है तो ई की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अंदर वाले पॉइंट के लिए चलते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। तो ये है फोटोज़ का, ये देख लेते हैं हम। अंदर वाले पॉइंट के लिए आप ये ले लेंगे सॉलिड स्फीयर में, ये तो थर्ड केस है फॉर इनसाइड पॉइंट। तो ये आपका सॉलिड स्फीयर है, देखो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये है आपका, इसके ऊपर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा है, ये 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 है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का। ये मैंने बोला वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह चार्ज होगा, अंदर भी चार्ज होगा मतलब, ठीक है, सेंटर पे भी होगा। ठीक है, तो ये है। अब आप बड़े ध्यान से देखो, पॉइंट पी बाहर से उठ के पहले यहाँ आया था, अब अंदर चला गया, देखो ये यहाँ पहुँच गया पॉइंट पी। ठीक है, अच्छा यदि पॉइंट पी यहाँ आ गया तो फिर क्या होने वाला है, मुझे बताओ कि यदि पॉइंट पी यहाँ आ गया तो डिस्टेंस इसका सेंटर से आप स्मॉल आर लेना है, और शेल आपकी बाहर है ये, तो पॉइंट पी से आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आपका डॉटेड जो है ये है गॉसियन सरफेस। ये आ गया। तो गॉसियन सरफेस के ऊपर आपको एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लेना पड़ेगा, ये ले लिया डी एस। इसके ऊपर फिर एरिया वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, वो आपको पता है बाहर की तरफ होता है, तो ये है डी एस वेक्टर ये। और यहाँ +1 रखूँगा तो चार सेंटर पे मानूंगा, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये +1 इस तरफ ही मूव करेगा इस लाइन पे, तो ये और डी एस एक ही लाइन पे चले गए। और गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम रहेगी, वो ई है। ठीक है, इसमें मेन चीज़ पता क्या है, इसमें मेन है कि ये जो आपका सॉलिड स्फीयर है, इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो मान लेते हैं। ठीक है, सो लेट रो इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर। स्फीयर की है ये, ठीक है जी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ये मान लिया मैंने। क्या होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो होती है कितना चार्ज है, मान लो सारा चार्ज क्यू है और वो कितने वॉल्यूम पे है। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर आपका ये बाहर वाला है ना, अंदर तो गॉसियन सरफेस है, तो रेडियस बड़ा आर है सॉलिड स्फीयर का, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये होती है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली है कि जो गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज करा है, क्योंकि गॉसी थ्योरम नहीं है, तो गॉसी थ्योरम बोलती है कि ठीक है जी, ये जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस दैट इज सिंपली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो क्यू है, दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो यहाँ यदि मैं बड़े ध्यान से देखूँ तो गॉसियन सरफेस के हिस्से में कितना चार्ज आ रहा है वो तो मुझे पता ही नहीं है। टोटल चार्ज तो स्फीयर के पूरे सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम में टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, लेकिन इस छोटे स्फीयर के हिस्से में, छोटा स्फीयर मीन्स गॉसियन सरफेस, छोटे स्फीयर के हिस्से में कितना आ रहा है वो तो मुझे पता ही नहीं है, मतलब मेरे को क्यू पता ही नहीं है यहाँ पे। टोटल क्यू तो पता है, वो तो सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है ना, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का है वो क्यू, टोटल स्फीयर के इतने वॉल्यूम पे मुझे पता है वो क्यू है, मुझे इस वॉल्यूम पे नहीं पता कितना है, तो इसका वॉल्यूम देखना पड़ेगा कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस कितना है स्मॉल आर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब छोटा आर। तो ये क्यू नहीं है मुझे पता, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं निकालने जा रहा हूँ अभी। सो ये निकलने वाला है देखो यहाँ पे। सो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है अभी, कि फॉर इतने वॉल्यूम के लिए कितना चार्ज है, टोटल क्यू, टोटल वॉल्यूम कितना है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब फॉर दिस मच वॉल्यूम जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो कितना है, फॉर वॉल्यूम कितना बोलो, टोटल वॉल्यूम बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब कॉमा चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड वही है जो टोटल चार्ज स्फीयर के अंदर है, वॉल्यूम में कितना है वो क्यू है, सारा वो क्यू चार्ज है
ये सारा चार्ज क्यू है भाई, ये इसको इसको और इसको सारा मिला के जो मैं दिखाया गया है वो क्यू है। तो वो कितने वॉल्यूम पे है, टोटल वॉल्यूम स्फीयर का 4/3πr क्यू। अच्छा, फॉर वॉल्यूम 1 कितना हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड बटा हो जाएगा क्यू अपॉन हो जाएगा नीचे ये 4/3πr क्यू। चलिए अब गॉसियन सरफेस के लिए कितना चार्ज मिलेगा देखते हैं। तो उसका वॉल्यूम देखना पड़ेगा गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम छोटी रेडियस हो जाएगी, छोटा आर, तो यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर वॉल्यूम 4/3πr क्यू चार्ज एनक्लोज्ड। बोलो कितना, ये आ जाएगा, ये इंटू से मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू अपॉन ये पिछली वाली लिखो ना कितनी है 4/3πr क्यूब ना, और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 4/3πr क्यूब से। तो देखो जरा कितना हो गया, ये कट गया, ये कट गया, पाई भी कट गया, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब ये। तो चार्ज इंक्लूड मानते हैं क्यू डैश, सो क्यू डैश इज इक्वल टू, बोलो कितना बचा, क्यू आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब। तो इतना चार्ज इसके हिस्से में आएगा गॉसियन सरफेस के हिस्से में जो दिख रहा है अंदर आपको। यही था यहाँ मेन पॉइंट कि क्यू डैश आएगा उसके हिस्से में। तो चार्ज इनक्लोज गॉसियन सरफेस आपको पता लग गया, तो फिर आपने ये थ्योरम लगा देनी है, देयरफॉर बाय गॉसियन थ्योरम ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, हाँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉसियन सरफेस के हिस्से में जो चार्ज है, क्लोज सरफेस यहाँ कौन है, ये गॉसियन सरफेस है। तो इसके हिस्से में कितना चार्ज, मतलब कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, ये क्यू नहीं कर रहा है, क्यू डैश कर रहा है। क्यू डैश है कितना, पुट कर देंगे अगले स्टेप में, लगा आपको पता। तो ये देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो ये था आपका मेन, लगभग ख़त्म ही है ये। सो ये था, ठीक है। तो आपने ऐसे कर देना है ये। तो अब देख लेते हैं अभी क्यू डैश की वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पे। तो आ जाएगा ई, चलिए सॉल्व करते जाओ। ई डी एस में एंगल कितना है, यहाँ 0 डिग्री हमेशा ही इसमें 0 रहता है। तो ई हमेशा नहीं, यहाँ पे जब भी आपका स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस हो तो 0 ही रहेगा, cos 0 इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए ई गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos 0 1 होता है, तो ये आ गया क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए तो ये बन जाएगा सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है, तो बन जाएगा 4πr² इक्वल क्यू डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू आर क्यूब बटे आर क्यूब, ठीक है जी। तो ये आर स्क्वेयर एक कट गया, यहाँ एक आर बचा, तो ई इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पे 1/4πε0, 4 पे नीचे आ गया, क्यू आर बटे आर क्यूब, ये होने वाला है। आर स्क्वायर से एक कट गया ना, हाँ, तो एक ही आर बचेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये है जी फॉर्मूला आपका। तो यहाँ से आपने सीख लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये है वो डिस्टेंस, इससे कैसे वेरी करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे इस बात को। सो ये था, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इनसाइड पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली आर के साथ कैसे वेरी करती है, वो यही पॉइंट होता है एक, जिसमें ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं इस चीज़ को। तो आपने ये देख लिया कि सरफेस आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करी आर स्क्वायर, सरफेस वाले पॉइंट के लिए वेरी करी ये ऐसे, है ना, और इनसाइड वाले पॉइंट के लिए वेरी करी डायरेक्टली। तो यदि मैं आपको इसका वेरिएशन दिखाऊं तो ये ऐसे देखेंगे आप, देखो इसको, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला, ये आ गया, ये देखो ये। सो ध्यान लगाओ यहाँ पे और इसको देखो ज़रा ध्यान से। चलिए शुरू करते हैं। ये है सॉलिड स्फीयर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्यू है। चलिए अच्छा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सेंटर से चल रहे हैं हम बाहर की तरफ, ये डिस्टेंस इधर को आर है भी, है ना,
बाहर निकलेंगे तो आर आ जाएगा, जब अंदर रहेंगे तो आर इज इक्वल टू कैपिटल आई। इस वाले पॉइंट के लिए आर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, कैपिटल आर, यहाँ आर हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, इधर एक्स एक्सिस पे आप आर को डिस्टेंस को ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे आप किसको प्लॉट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। चलिए सेंटर पे, सेंटर से जब आप अंदर रहते हैं यहाँ तक, तो अंदर वाले पॉइंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, देखो ये बताया मैंने। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल बीच में से निकलता हुआ, दोनों एक्सिस को ऐसे बीच में से निकलता हुआ 45 डिग्री पे ना। तो ये आ गया यहाँ पे। लेकिन जैसे ही सरफेस पे पहुँच गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है इस पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे ये आ गई आर डिस्टेंस के लिए, देखो आर डिस्टेंस के लिए सरफेस बड़े पॉइंट के लिए ये जो चीज़ होती है ये मैक्सिमम हो जाती है, ये आ गया। तो मैक्सिमम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही आप फिर बाहर चलते हैं, आउटसाइड पॉइंट के लिए चलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है ऐसे। और ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे जो ब्लू लाइन दिखाई गई है। तो ये थी वेरिएशन, ये ना सरफेस से बाहर चले गए आप, ये इधर को, तो ऐसे वेरिएशन होगी। अंदर हैं तो ये ऐसे आएगी, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगी और फिर ऐसे वेरी करेगी, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। फिर रखें ध्यान की मैक्सिमम कहाँ होती है, सरफेस पे, चाहे आपकी सॉलिड स्फीयर है चाहे आपकी कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, जो भी, ठीक है। सो यही था। सो इसी के साथ ही इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट होता है अभी, ठीक है। गॉस की 4 एप्लीकेशंस थी वो हमने कर ली। सो ओके देन।